दोस्तों बोलिए जुबा केसरी। चलिए भाई, तो बहुत ही मज़ेदार। और कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, एकदम झमाझम। चलिए, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना बच्चों तहे दिल से शुक्रिया करें उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से, प्यार से, मोहब्बत के साथ इतना प्यार भेजा। और मेरे को मेरे बर्थडे पे इतनी सारी विशेष ज़िंदगी में कभी नहीं मिली जितनी इस बार मिली। सो थैंक यू सो मच। एंड इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और इस आभार को हम कैसे चुकाएंगे? आपकी तैयारी में पूरा एकदम सहभागी बन के, पूरा बेटा सपोर्ट करके। हमने वीडियो में पूछा था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। हमने कहा भाई 100 लोग हमको बोल दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हम स्टार्ट कर देंगे। और 100 से भी बहुत सारे लोगों ने हमको बोला कि सर जी एकदम मूव ऑन, एकदम सर स्टार्ट कर दीजिए, बिना देरी के सर स्टार्ट करिए, कोई मुहूर्त वहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यस माय डियर स्टूडेंट, हम लोग 25 तारीख से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा फाइनल डिसीजन। आज हमने अपनी थंबनेल पे हमने काम कर दिया है। बच्चे लोग हमको बहुत ही गाइड करते रहते, सर ऐसा करिए वैसा करिए। बच्चे थंबनेल बना बना के ही भेजते हैं। वेरी गुड, नाइस, ग्रेट, वंडरफुल। और बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा अपनी लाइटिंग पे भी काम कीजिए, तो आज हमने थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह को हमने सही किया है। एक्चुअली में देखिए, हम बहुत सुंदर इंसान तो है नहीं, काले पीले इंसान हैं, ऊपर से यहाँ पे बड़ा सनबर्न वगैरह भी हो रखा है, तो बड़ा लाइटिंग इसलिए अच्छा करना पड़ता है। अगर भाई नॉर्मल लाइटिंग करेंगे तो आप हमको देख करके डर जाएंगे। तो आप बच्चों हमको देख करके डरे ना, इसीलिए लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा सही रखना पड़ता है। चलिए, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो चलिए भाई, आ जाते हैं अपने मुद्दे की चीज़ पे। और मुद्दे की चीज़ अपनी क्या है? हमने अपना मोल कंसेप्ट का बेटा जेई मेन का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जेई मेन का बेटा रिवीजन कर रहे हैं कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि अपनी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की पूरी बेटा फुल सीरीज, पूरा बेटा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जैसा कि हमने आपको वादा किया है। जो जो वादा किया है बेटा, देखिए सब कुछ निभाएंगे। और कोई बहुत ज़्यादा बेटा एक्स्ट्रा वादा नहीं करेंगे। ऐसा वादा नहीं करेंगे जो आपको कंप्लीट ना कर पाए। ये ना बोल पाएंगे भाई पूरा केमिस्ट्री पढ़ा पाएंगे, नहीं, इतना बेटा संभव नहीं है। 2 साल का सिलेबस बचे हुए समय में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जितना बेटा अपनी उम्मीद में है उससे ज़्यादा ही आपको डिलीवर करेंगे। और 100% डिलीवर करेंगे, और बिना किसी डाइल्यूशन के। कभी भी आपको ऐसा नहीं करेंगे कि इसके लिए ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कूपन कोड लगा लो, ऐसा लगा लो, ये सब कुछ नहीं। पूरा बेटा यूट्यूब पे जितना बोला है उतना पूरा पढ़ाएंगे, और पूरा कोशिश के साथ, पूरा एकदम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। चलिए भाई लोग, तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कर ली है कंप्लीट, बोर्स मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, सारी चीज़ों को कर लिया है कंप्लीट। अपने नोट्स को पढ़ लिए हैं आपने। और उसके बाद आप बेटा मेरे साथ आ गए कहाँ पे? इस वीडियो सेशन को बेटा कंप्लीट करने के लिए। तरीका वही होता है कि आप वीडियो चलाइए, सवाल को देखते बेटा पॉज करिए, उसके बाद अपना सॉल्व करिए, उसके बाद सोल्यूशन दे करके आप आगे बढ़िए। ठीक है? ये चीज़ बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेटा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बेटा जेई मेन के लिए जिस तरह के सवाल होते हैं, और आपके इस जेई मेन 2024 के लिए जो बेटा बहुत उपयोगी हैं, उसी के तरह से बेटा सवाल हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है? तो पूरा अपने हिसाब से पूरी कोशिश की कि बेटा आपको बढ़िया कंटेंट दे, और बाकी तो फिर ऊपर वाला है ही साथ में। चलिए सर, तो भाई साहब पहला सवाल है हमारे पास जेई मेन 2023 का। देखो यार, आईआईटी वाले थोड़ा सा कुछ कुछ सवालों में देखिए उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी। जैसे एक सवाल तो मेरे हिसाब से बेटा उन्होंने गलत ही दे दिया था एग्जाम में। कौन सा सवाल था गलत, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बट बाकी मोर और लेस काफ़ी बढ़िया बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। और उसमें ये जो इस तरह के सवाल है ना कि हाउ मेनी करेक्ट स्टेटमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर देयर, इस तरह के क्वेश्चन में बेटा वो आपका पूरा का पूरा बेटा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, समझते हैं हम लोग यहाँ पर। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है सर। फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। For 2s orbital, the probability density first increase. Boundary surface diagram of the orbital encloses region of 100% probability of finding electron. P and D orbitals have 1 and 2 angular node respectively. Probability density of P orbital is 0 at the nucleus. ठीक है सर, ये सब चीज़ें। तो बेटा इन क्वेश्चन में देखिए जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो क्या है सर? वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर बेटा आपने हमसे पढ़ा था प्रयास बैच में, या फिर हमारे किसी ऑफलाइन बैच में, या कहीं पर भी बेटा आपने पढ़ा था, या आपने हमसे क्या बेटा किसी भी टीचर से अगर पढ़ा होगा, तो उन्होंने बेटा आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताया होगा। अगर जो भी बच्चे हमारे नहीं जानते हैं तो उनके लिए बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसी कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है जो आप अछूते रह गए हैं। मैं आपको तुरंत बेटा 2 मिनट में पूरा ज्ञान आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, एक होता है साई, वो होता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। एक होता है बेटा साई स्क्वायर,
ये होता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। और एक होता है साई स्क्वायर 4πr² dr, ये होता है टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बस जितना बता रहे बेटा उतना ध्यान रखिए, ठीक है। क्या है क्यों है उसके चक्कर में भी मत जाइए। ये तीन बेटा देखिए कंसेप्ट होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और एक होता है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है सर। ये यहाँ पे डेंसिटी है और यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ अब देखो, एक चीज़ समझिए, जितनी भी एस ऑर्बिटल के साई के, सबसे पहले तुमको देखो कौन से ग्राफ देखने, साई के ग्राफ देखने। कभी भी अगर हमसे एस का बेटा ग्राफ होगा ना, तो वो हमेशा बेटा टॉप से शुरू होगा। एस का ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? टॉप से शुरू होगा, ठीक है। और कभी भी बेटा साई का ग्राफ अगर हम पी और डी के लिए बनाएंगे तो वो कहाँ से शुरू होगा बेटा? हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। बस ये पहली चीज़ याद रखिए, साई का ग्राफ एस के लिए हमेशा टॉप से शुरू होगा, और साई का ग्राफ पी और डी के लिए कहाँ से शुरू होगा सर? 0 से शुरू होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्राफ कितनी बार इस एक्स एक्सिस को टच करेगा, जितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं उतनी बार साई का फंक्शन बेटा ये 0 को बेटा, पॉइंट को बेटा टच करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं फॉर एग्जांपल देखिए आपको 3 ग्राफ बताता हूं मैं। अगर हमसे मान लीजिए बेटा साई 1s की बात करें, साई 1s की बात करें, तो बेटा साई 1s का ग्राफ ऐसे होता है, साई 1s का ग्राफ से देखिए ऐसे होता है, ठीक है। अगर हमसे साई 2s की बात करें तो बेटा साई 2s का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अगर हमसे बेटा साई 3s की बात करें तो साई 3s का ग्राफ ऐसे होता है। साई 3s में सर देयर विल बी 2 रेडियल नोड, तो हाँ, पहला नोड, दूसरा नोड, ये बस ये चीज़, एक बार 2 बार, 2 रेडियल नोड है, 1 रेडियल नोड है, और यहाँ पे 0 रेडियल नोड है, ठीक है भाई। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए हमको साई 2p और 3p की बात करनी है, साई 2p और 3p की बात करें तो बेटा 2p का ग्राफ ऐसे शुरू होगा, बट देयर आर 0 रेडियल नोड, तो कुछ नहीं होगा। और साई 3p की अगर हम बात करेंगे वो इस तरह से होगा, क्योंकि देयर विल बी 1 रेडियल नोड, ठीक है भाई। ये चीज़, डी के भी ग्राफ ऐसे होंगे, बस डी के ग्राफ थोड़े फैले हुए होंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से थोड़ी बड़ी होती है, तो ग्राफ पूरा शेप वही होगा, बस थोड़ा फैला हुआ होगा, ठीक है। ये चीज़। अब इसके बाद बेटा देखिए अगली चीज़ समझिए सर, अगली चीज़ होती है क्या? साई स्क्वायर का ग्राफ। बेटा साई स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं बेटा मान लीजिए साई स्क्वायर 2p की बात करता हूँ तो वो ऐसा ही होगा, बस ये पॉजिटिव होगा, और थोड़ा सा बस स्क्वायर करने बड़ा हो जाएगा। मैथ्स वाले बच्चे ये चीज़ जानते हैं। साई स्क्वायर 3p की अगर मैं बात करूँगा, साई स्क्वायर 3p की अगर मैं बात करूँगा तो वो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सॉरी, मैं अगर साई स्क्वायर 3p की बात करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। जो नेगेटिव वाला हिस्सा है बेटा वो भी पॉजिटिव होकर के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए अगला कंसेप्ट क्या? साई स्क्वायर 4πr² dr की बात करें, देखिए आर स्क्वायर भी यहाँ पे आ गया ना, तो ये ग्राफ भी हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, हमेशा बच्चों 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट करना है ग्राफ को, इररिस्पेक्टिव ऑफ SPD कुछ भी हो, एंड इंक्रीजिंग माउंटेन। कैसा होगा बेटा? इंक्रीजिंग माउंटेन होगा। पहाड़ बेटा हमेशा कैसे होंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे कि समझिए यहाँ पर एक ही पहाड़ है, एक ही रहेगा। यहाँ पे बेटा 2 पहाड़ होंगे, ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग माउंटेन होंगे। जितने रेडियल नोड यहाँ पे हैं उतने ही रेडियल नोड यहाँ पर होंगे, और उतने ही रेडियल नोड यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए, ये इंक्रीजिंग माउंटेन होगा साई स्क्वायर 4πr² dr, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैं 100% बेटा जानता हूँ कि इतनी बस मोटी मोटी चीज़ों को तुम लोग याद रखोगे तो तुम्हारे भी देखो बेटा सारे सवाल हो जाते हैं, ठीक है, सारे सवाल हो जाते हैं। देखो मैं तुम्हें सारी चीज़ें फिर से बताता हूँ। सबसे पहले साई का ग्राफ बनाओ, साई का ग्राफ जैसे बनाओगे साई स्क्वायर का ग्राफ वैसे ही बनाओगे, बस निगेटिव वाला हिस्सा ऊपर उठा दोगे। साई स्क्वायर डीवी के ग्राफ में क्या करोगे? 0 से स्टार्ट करते हुए ग्राफ बनाओगे, और इंक्रीजिंग माउंटेन होंगे। माउंटेन में उतनी बार तुम्हें बेटा एक्स एक्सिस को टच करना है जितने नंबर ऑफ रेडियल नोड है, हर बार तुमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़, एस के ग्राफ टॉप से शुरू होते हैं, साई एस का ग्राफ टॉप से शुरू होता है, साई पी और डी का ग्राफ 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होगा, और उतनी बार तुम एक्स एक्सिस को टच करोगे जितनी बार क्या है सर? रेडियल नोड है, ठीक है। ये चीज़ बस याद रखिए। इतना मोटा मोटा बेटा इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखोगे और अपने
कोई भी आप कोचिंग को बेटा नोट्स अगर आप रिवाइज कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है ये चीज़। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। और अगर बेटा आपको मान लीजिए लगता है कि सर आपको नहीं आता है तो आप हमारे स्कोर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट के वीडियोस को देखोगे, उसमें हमने सब कुछ सर सिखाया हुआ है। ये वीडियोस सबके लिए फ्री हैं, आप बस ऐप को डाउनलोड करिए, मैं सबको बेटा एक्टिवेट कर देता हूँ। थोड़ा बहुत 1-2 दिन का डिले हो जाता है क्योंकि आप समझिए बेटा सारा काम देखिए अकेले मैं ही अभी वन मैन आर्मी बना हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं कि हम अपनी टीम को बेटा एक्सपैंड कर सकें। तो मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही पीपीटी बनाता हूँ और मुझे ही अपनी ऑफलाइन क्लास भी लेनी, तो देखिए सब काम मेरे ही होते हैं चीज़ें। अभी कुछ दिनों के लिए ऐसा है जब तक थोड़ा सा हम लोग की फाइनेंशियल चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, बट बाद में तो चीज़ें अपनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होंगी, हज़ारों लोग अपने साथ काम करेंगे, ठीक है ये चीज़ है। चलिए सर बहुत अच्छी बात। तो देखिए मोटा मोटा सा देखिए कंसेप्ट अपना ये है। चलिए साहब समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अब चलो जरा समझते हैं द 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साई स्क्वायर 1s की बात कर रहा है, साई स्क्वायर 1s की बात कर रहा है। देखो साई 1s का ग्राफ ऐसा होता है तो साई स्क्वायर का ग्राफ भी देखो ऐसा ही होगा। ये साई स्क्वायर 1s का ग्राफ ऐसा होगा क्योंकि 1s में दे रहा 0 रेडियल नोड। तो ये बात सर सही है, ये बात सर सही है। फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अच्छा 2s के लिए मैं बताता हूँ, साई स्क्वायर 2s की मैं बात करता हूँ। देखो साई 2s का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है साई 2s का ग्राफ, ऊपर से शुरू करेगा, s का ग्राफ हमेशा टॉप से शुरू होता है और एक रेडियल नोड है तो एक बार बेटा ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब चलो पढ़ते हैं जरा इस चीज को। फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, अच्छा, एंड देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। ये जो बात इन्होंने कह दी ना कि डिक्रीजेस टू 0, ये बात गलत है। देखो सबसे पहली चीज तो ग्राफ टॉप से शुरू होता है, मैक्सिमम तक नहीं जा रहा, ग्राफ मैक्सिमम से ही शुरू होता है। बट चलो इन्होंने इस रीजन को लिया, चलो मान ले, चलो यहां से शुरू करके चलो मैक्सिमम तक गया है, चलो मान लिया। हालांकि मैक्सिमम तो न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बेटा हमेशा न्यूक्लियस पे होती है, ठीक है, 1s 2s सबके लिए। बट चलो इन्होंने चलो मान लिया, चलो इस रीजन के लिए बोल रहे हैं तो चलो इस रीजन पे चलो पहले मैक्सिमम होती है फिर उसके बाद घटती, बट घटती 0 तक नहीं है, ये 0 तक नहीं घटती बेटा, ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड 0 होता है, शार्पली टू 0 बोल दिया इन्होंने, कह दिया कि पूरा पूरा 0 पे चली जाएगी ना, नो नेवर नॉट। तो बेटा ये बात गलत है, इनकी स्टेटमेंट 2 गलत है। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल इनक्लोजेस रीजन, ना, जो ऑर्बिटल की बाउंड्री होती है वो रीजन इनक्लोज करती कौन सा, एन ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इनसाइड ऑर्बिटल इज 90 या 95%, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बेटा 90% होती है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना देखो 90% होती है। 90 से मतलब 10% जो प्रोबेबिलिटी, 10% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल के बाहर भी होती है। तो ऑर्बिटल इज नॉट द रीजन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% ना, ऑर्बिटल वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90% होती है। कुछ किताब वाले, कुछ टीचर्स 95% भी बोलते हैं, तो आपके टीचर ने क्या बोला, मैं तो 90% बोलता हूँ, आपके टीचर ने जो बोला उसको मान लीजिए, बट इट इज़ नॉट 100%। तो बेटा ये बात भी गलत है, 100% वाली बात गलत है, ठीक है। पी एंड डी ऑर्बिटल्स हैव 1 and 2 एंगुलर नोड। देखो बेटा एंगुलर नोड का फॉर्मूला L होता है और P के लिए L की वैल्यू 1 होती है और D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो बेटा ये एकदम सही है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ P ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। बेटा देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब साई स्क्वायर की बात करें, देखो P का जो ग्राफ होता है देखो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं साई 2P की बात करता हूं ये ऐसे होता है, ठीक है। साई 2P अगर ऐसे है तो बेटा साई स्क्वायर 2P ऐसे होगा, और ये जो फंक्शन है सर ये 0 होगा न्यूक्लियस पे। एकदम सही बात बोली है भैया ने, एकदम बेटा सही बात बोली है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस सवाल में हमसे पूछा बेटा कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। बेटा हमारे हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो है ए, डी और ई, ठीक है। बी और सी बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। सो देर आर टोटल 3 स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, देर आर टोटल 3 स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, ठीक है सर। इसका जो आंसर है सर वो 3 है, इसका आंसर जो है सर वो 3 है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। आप बेटा स्लाइड्स को लेकर के आप करोगे सवाल, आपको बेटा सारे आंसर दिख जाते हैं स्लाइड में। इस तरह से हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं कि आप जब रिवीजन करोगे इन स्लाइड से तो आपको बेटा सारे आंसर की नेक्स्ट पेज पे मिल जाते हैं। चलिए सर बहुत ही बढ़िया, उम्दा, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर जी बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने हमको बोला सर वो जो क्लास में आप जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे सर वैसे पढ़ाइए सर। अरे भैया
देखो आप चिंता ना करो, जैसे जैसे जेई को आने दो बेटा, चिल्लाएंगे क्या, एकदम कांच वाँच सब कुछ तोड़ ताड़ देंगे, ये सब लोहे के डंबल वंबल सब रखे सब तोड़ ताड़ देंगे, चिंता ना करिए। आपको एग्जाम से पहले एकदम पूरा झकझोर के रख देंगे हम ना। चलिए बस आप बने रहिए, आपका बस ये जो हौसला अफजाई जो आप दे रहे हो ना, बस वैसे ही देते रहिए, बस बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, अगला सवाल। एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज एक्साइटेड टू n+1 ऑर्बिट यूजिंग द रेडिएशन ऑफ एनर्जी इतना, ठीक है, द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा सवाल में आप समझो, देखो बोर मॉडल में एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाना है, वेवलेंथ है तो रेडबर्ग फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी है तो बोर वाले फॉर्मूला लगाना है, इस चीज पे ध्यान रखिए। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उस पर ध्यान रखिए। तो बेटा इस सवाल में देखिए हमको क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन को हम nth ऑर्बिट से n+1 ऑर्बिट में बेटा हम एक्साइट कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी लग रही है इतनी लग रही है। तो हमसे पूछा है सर n की वैल्यू क्या है। देखो Li+2 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बोर वाला कैलकुलेशन लगेगा। तो n से n+1 पे जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो En+1 माइनस En लगेगी। इतनी एनर्जी अगर हम देंगे तो सर देखिए अपना काम हो जाएगा। और ये एनर्जी हम लोग कहाँ से दे रहे हैं सर, इस रेडिएशन के द्वारा दे रहे हैं। ये एनर्जी इतनी के बराबर 1.47 10⁻⁻17, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सीधे सीधे सर अब हम लोग देखिए यहाँ पे सर कार्यक्रम को अंजाम दे लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ Li+2 एक्साइटेड टू इतना, तो सीधे सीधे हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। मुझे 13.6 वाला फॉर्मूला जच रहा है, सो -13.6 इंटू Z², जेड कितना है सर, लिथियम के लिए 3², ठीक है, अपॉन n+1², ठीक है सर, ये हो जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन n², ठीक है सर ये। और साथ में सर क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है सर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, काम अपना हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है सर। ये यहाँ पे हमारे पास कार्यक्रम सर निकल करके आ रहा है, ठीक है सर। ये हमारे पास सर देखिए कार्यक्रम यहाँ पर देखिए सर निकल करके आ रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर जो हो रही है वो ये हो रही है कि बेटा कैलकुलेशन होगी सर बहुत गंदी, बट डोंट वरी, इतनी जल्दी बेटा हार मत मानिए, कैलकुलेशन सर देखिए बहुत गंदी होती जा रही है। तो अपन एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है सर इस तरह से अगर हम जाएंगे ना तो सर हमारी देखिए पूरी जवानी खत्म हो जाएगी, और हमारी जवानी सर देखिए बहुत क्रूशियल है, हम इसको सर देखिए इस तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम जाएंगे, यकीन मानिए बेटा बहुत ज़्यादा सर समय लग जाएगा, और हमारे पास सर देखिए इतना समय नहीं है। तो इस तरह के मैंने कुछ सवाल बेटा पास्ट में कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनसे मुझे सर देखिए थोड़ा सा सर अंदाज़ा लगता है, जैसे हम क्लास में बच्चों को बताते हैं कि हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स को आप याद कर लीजिए। हाइड्रोजन के सर आप देखिए एनर्जी लेवल्स को याद कर लिए, पहली शेल का जो एनर्जी होता है -13.6 होता है, दूसरे का -3.4 होता है, तीसरे का बेटा -1.85 होता है। ये सब वैल्यूज़ याद कर लीजिए, इससे ना कई बार आपके लिए लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी बेटा सीधे सीधे काम करेंगे, हम कुछ एनर्जी लेवल्स लिथियम की जो है उनको बेटा सीधे सीधे निकाल लेंगे। बट बिफोर दैट हमें ये जो एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकाल लें तो हमारी लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी। तो लेट्स कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.47 10⁻⁻17, इसको जरा ईवी में कन्वर्ट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ईवी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 147 अपॉन 1.6 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और ये वैल्यू 147 1.6 को अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये हमारा 8/5 हो जाएगा, ठीक है सर। 1.6 हमारा 8/5 हो जाएगा। और अब जरा देखते हैं ये सर कितना निकल करके आ रहा है, 8 दूनी 1 और 67, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। एक काम करते पूरा पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर उसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ ये चीज़ 7 पंजे 35, 35 का 3, 5 4 20, 20 3 23 का 2, 5 2 7, ठीक है सर, ये 735। अब इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, फिर 15 मतलब नियर अबाउट 1 पॉइंट, फिर बाद में 70 का 91.91 के आसपास इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। 91.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको सर मोटा मोटा सर देखिए समझ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी देखिए लंबी कैलकुलेशन जा रही है, बट जो जा रही है सर वो जा रही है, ठीक है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए सर, तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्यक्रम अपना बनता हुआ चल के आ रहा है।
चलिए सर, तो मोटा मोटा सा देखिए 90 के आस 92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। अब जरा लिथियम की मैं बात करता हूँ। देखो एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी सर? 9 हो जाएगी। तो 13.6 इंटू 9 मतलब 136 के आसपास है। ठीक है सर, 136 के आसपास मोटा मोटा यहां पर है। 13 से 9 छक्के 54 का 5 9 3 27, 27 और 5 32 का 3 9 3 12। ठीक है सर, 122.4 122.4। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी सर? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल की एनर्जी अगर हम करेंगे तो सर यहां पर 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 30.5 के आसपास हो जाएगा। 30.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगा। फिर थर्ड शेल में जाएंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोटा मोटा कितना सर? ये हमारा हो जाएगा 15 के आसपास हो जाएगा। 9 1 और फिर बाद में 3 32, तो 9 चौक 36, तो 14 के आसपास कुछ कुछ हो जाएगा। अब देखिए हमको वो शेल बतानी है जिनके बीच में जो डिफरेंस है। हमको सर देखिए वो शेल बतानी जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो बेटा लगभग 90 के आसपास है। तो सर हमको ये सीधे सीधे शेल नंबर 1 और 2 के बीच में साफ साफ दिख रहा है। सर जी शेल नंबर 1 और 2 के बीच में सर देखिए साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पर बेटा जो n की वैल्यू होगी वो होगी क्या सर? 1। यहां पे सर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी सर? 1। ये देखिए यहां पे सवाल को करने का देखिए सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन में हमने जो समय लगा है लगभग बेटा हमने इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 मिनट का देखिए सर समय लगा दिया है। लेकिन बेटा समझिए यहाँ पर हम और आप लोग बेटा वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला है ना 1/n² वाला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उसकी कैलकुलेशन में सर देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाते हैं। उसको सॉल्व करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों में सर देखिए एग्जाम में हमको क्या करना है सर? हमको सीधे सीधे सर देखिए वैल्यूज हमको सर देखिए थोपनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन के लिए शेल नंबर 1 2 3 4 की एनर्जी लेवल याद करते हैं, ऐसे बेटा लिथियम के भी कुछ कुछ शेल की एनर्जी लेवल को हम लोग तुरंत सर देखिए लगभग निकालेंगे एग्जाम में, और उसी सर देखिए हिट एंड ट्रायल मारेंगे तो वो सर देखिए सबसे बेहतरीन रहेगा। तो शेल नंबर 1 की एनर्जी 120 के आसपास है, शेल नंबर 2 की एनर्जी 30 के आसपास है। दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग सर देखिए 90 के आसपास है, और वही सर देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है, तो n बराबर 1 और n+1 मतलब शेल नंबर 2। तो शेल नंबर 1 से 2 के बीच में एक्साइट करा रहे हैं, उसमें सर देखिए इतनी एनर्जी लगेगी। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सर इस सवाल में जो RH रेडबर्ग कांस्टेंट दिया है वो क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे लिए सर एकदम राक्षसी हमारा समय खराब करने के लिए दिया गया है, हमको फंसाने के लिए दिया गया है। उसका कोई भी सर यहाँ पर लेना देना नहीं है। ठीक है, हम रेडबर्ग कांस्टेंट से भी निकालेंगे लेकिन फिर वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में फंस जाएंगे, हालत अपनी खराब हो जाएगी। तो बेटा इस सवाल को करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो सर अपना यही है। और सर जी इस सवाल का जो आंसर है भैया वो 1 है, जो कि यहाँ पे आंसर की में भी नीचे लिखा हुआ है। चलिए सर जी, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। गलत है सवाल, गलत है सवाल, गलत है सवाल। ये सवाल है गलत मुन्ना लाल, ये गलत सवाल है। ये जेई मेन वालों ने हमारे साथ सर गलती की है, गलत दिया है उन्होंने। मेरी जो नॉलेज है सर वो तो ये कहती है। मैं अपने आप को ब्रह्मा नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को सर सर्वगुण संपन्न नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ जितना सर देखिए मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से सर ये सवाल गलत है। अब काहे गलत है मैं आपको बताता हूं। देखिए सर समझिए, और इस सवाल को सर देखिए हमने 2-3 जगह सर देखिए क्रॉस चेक भी किया, हमने नेट पे भी चेक किया, हमने किताब में भी चेक किया, सवाल सर देखिए यही आया हुआ था। लेकिन ये सवाल गलत है। कैसे गलत है आइए आपको हम बताते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखते हैं, समझते हैं हम लोग यहाँ पे। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ लिथियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना। ठीक है, तो लिथियम एटम को हमने आयनाइज कराना है। हमने क्या करना है सर? लिथियम एटम को सर हमने आयनाइज कराना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, Hc ये सब की वैल्यू दे दिया है। देखो बेटा अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पे सवाल में सर देखिए, अगर मान लीजिए सर हमसे यहाँ पे सवाल में हमको क्या सर, हमको मान लीजिए सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया होता, ठीक है, उस तरह का सवाल अगर होता तब सर देखिए सवाल सही हो जाता। लेकिन इस सवाल में हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। इस सवाल में हमको बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी, हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला बेटा सवाल नहीं बनाया गया। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सवाल होता तो बन जाता वो।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा देखिए हमारे न्यूट्रल मेटल पे एटम पे लग जाते हैं, लेकिन ये सवाल इन्होंने बनाया कहाँ सर, लिथियम पे, और सवाल में जो डेटा दिया है वो बोर्स मॉडल का डेटा दिया हुआ है। इस कारण से सर जी ये सवाल पूरी तरह से सर गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत हो जाता है मैं समझाता हूं। बेटा देखिए बोर्स मॉडल की जो कैलकुलेशन है उनमें एक बहुत ही सीवियर बेटा ड्रॉबैक होता है कि बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। काहे को, क्योंकि बोर अंकल ने अपने कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को बेटा कंसिडर नहीं किया था। तो चूंकि बोर ने अपने कैलकुलेशन में सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंसिडर नहीं किया था, तो हम बोर वाले फॉर्मूले सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही लगा सकते हैं, जैसे Li+2। लेकिन इस सवाल में इन्होंने क्या दे दिया सर, Li दे दिया है, और Li में मुन्नालाल 3 इलेक्ट्रॉन है। हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन तो निकाल लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कैसे निकालेंगे, तो वो सारा का सारा चीज इस सवाल को सर गलत ले डूबती है। लेकिन हम इसके बावजूद भी लेकिन बच्चों हम इसके बावजूद भी इस सवाल में जो हमको यहां पर जो काम करना होगा सर, एक लगभग सर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि मेन जो अट्रैक्शन होता है सर वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सर काफी हद तक कैंसिल आउट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो इतना ज्यादा सर डेटा को इफेक्ट ना करे। लेकिन बेटा एक बच्चा जब एग्जाम देने आया हुआ है और वो इस तरह की चीज़ों को 2 साल पूरा प्रॉपर उसने पढ़ा हुआ है, अपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, और जब सवाल इस तरह की चीज़ें दे देते हैं ना, तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस सर खराब हो जाता है। बच्चे की पूरी अपने ऊपर संशय होने लगता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ जो हमने शायद नहीं पढ़ी, फिर वो इधर उधर की किताबें पढ़ने लगता है, और उससे पूरा का पूरा उसकी साइकोलॉजी पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बेटा गलत चीज़ है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अब लेकिन जो कर लिया सो कर लिया, अब हम कोर्ट कचहरी में तो नहीं जाएंगे। लेकिन मुन्नालाल एक चीज़ याद रखिए, आपने जो पढ़ा है, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना हमारी किताबों में एनसीईआरटी तक की जो बाउंड्री होती है उतने तक में ही आप कूदिए। उसके बाहर बेटा एटकिंस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तुमको ले डूबेगी। तुम आईआईटी क्या, तुम आईआईटी कबूतर साइंस कंप्यूटर साइंस क्या, तुम भैया तुम एनआईटी और किसी प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अपनी बाउंड्री अपनी हदों तक रहिए, सिर्फ पीसीएम तक बेटा तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा इस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इस सब की जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप एनसीईआरटी तक के डोमेन को आपने कवर करना है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस एनसीईआरटी के बाहर की किताबों करनी है। जेईई मेन के बेटा सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं, ये चीज समझिए। सिर्फ एनसीईआरटी तो फिजिकल केमिस्ट्री कोई मतलब ही नहीं, लेकिन एनसीईआरटी क्या बताती है कि हमारी बाउंड्री लाइन, हमारी गाइडलाइन बताती है कि हमको ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ना एनसीईआरटी से नहीं है, उसको पढ़ना बाहर से। एनसीईआरटी सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सर रिकमेंडेबल है, पीसी और ओसी के लिए हमारे हिसाब से सर रिकमेंडेबल नहीं है। हाँ, बाउंड्री पैदा करने के लिए सर है, जो रिएक्शन और एनसीईआरटी में उसको पढ़ना चाहिए। चलिए सर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस सवाल में सर लिथियम देकर के उन्होंने सर देखिए यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन आयनाइज लिथियम एटम। बेटा आयनाइजेशन जब हम करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को सर उसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन सर उसको ले जा रहे हैं कहाँ पे सर, इनफाइनाइट शेल में। तो कितनी एनर्जी लगेगी, ई इन्फिनिटी माइनस, अभी जो इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, लिथियम इज 1s2 2s1, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे सर, सेकेंड शेल में है। ठीक है, सो ई इन्फिनिटी माइनस E2s, ये सर यहां पर इतनी हमको सर एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अब इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है वो होती है 0। अब सेकेंड 2s शेल में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी सर, 2s शेल में एनर्जी होगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, लिथियम के लिए जेड कितना सर 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना सर 2 स्क्वायर। देखिए ये सारी चीज़ें बेटा देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगेंगी, यहाँ पे सर लगेंगी ही नहीं चीज़ें, बट चलो जो है सो है। इनटू क्या सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लगेगी। अब ये जो एनर्जी हम कहाँ से ला रहे हैं सर, ये एनर्जी हम ला रहे हैं कहाँ से सर, ये एनर्जी हम लोग ला रहे हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, hc/λ से हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है सर, अब hc की वैल्यू हमने रटी हुई है सर, h इंटू सी हमने रटा हुआ कितना 20 हो जाता है, 20 इंटू 10⁻26 अपॉन लैम्डा। ये सर यहाँ पर सीन है, बस मुन्नालाल ये यहाँ पे सीन है। अब देखो बेटा हमको यहाँ पे द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दे दिया है। हाइड्रोजन के एटम की फर्स्ट शेल की एनर्जी, हाइड्रोजन के एटम की फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड भी 1 एन भी 1, तो -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 13.6 की वैल्यू, ये इसके बराबर है। ठीक है, सो 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो डेटा है दैट विल बिकम कितना सर, -2.2। चलिए सर, तो माइनस एंड देन -2.2 इंटू 10⁻18 जूल,
देखो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 1/1 ये वैल्यू ही के बराबर है, तो इसको हमने यहां पे ये ठूस दिया, साथ में 9/4। ठीक है, अब ये सब कुछ जूल में चल रहा है हमारे लिए, चलो सर बढ़िया लाइफ है। सो 20 × 10⁻26 अपॉन लैम्डा, ये सर यहां पर सीन है। ठीक है सर, चलिए माइनस माइनस कटेगा, जिंदगी मस्त हो जाएगी, 9/4। अब यहां से बेटा सॉल्व करने के बाद लैम्डा अपना जो निकल करके आता है, ठीक है सर, लैम्डा जो निकल करके आता है दैट विल बी 20 × 10⁻26, 20 × 10⁻26 अपॉन क्या सर, इंटू 4 अपॉन 2.2 इंटू 9 10⁻18, 2.2 इंटू 9 इंटू 10⁻18। सर ये यहां पर हो जाएगा। अब बस इसको सर सॉल्व करो बिंदास और जिंदगी के मजे लो। चलो सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया जी ये अपना हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 1 19, सो 19.8। सर बहुत बढ़िया बात है। और ये जो हो जाएगा सर कितना, 10⁻8। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बस ये 80 और ये 19.8 मोटा मोटा सर हो जाए कितना, 4 × 10⁻8। हमको सर ये समझ में आ रहा है। तो 4 × 10⁻8 मुन्नालाल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 4। तो भैया जी 4 × 10⁻8 ये। लेकिन 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 मैं साफ साफ बोल देता हूं बेटा, ये सवाल गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि लिथियम एटम पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले फॉर्मूले, बोर्स वाले मॉडल वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस बात को बेटा किसी भी किताब में कहीं पर भी सर हमको नहीं दिखा। लेकिन यही बेटा सच्चाई है कि ये सवाल गलत है और ये सवाल के लिए नहीं देना चाहिए। इस तरह की सर बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जब साफ साफ सर होता है कि बोर्स के मॉडल, बोर्स के फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें गलत हैं। ये बच्चों के अपने ऊपर सर, उनके जो कंसेप्ट है उनको आप मिसकंसेप्ट में कन्वर्ट कर देते हो। बट चलो जो है सो है, क्या करें, हमको देना रहना सर इसी देश में है। ठीक है, ये चीज़ है। हम सारा देखिए सवाल, हम कहे ये कौन सा कंसेप्ट है भाई, ये कौन सा कंसेप्ट है, लिथियम की कैलकुलेशन कहाँ से आ गई। फिर हमने इस पर बहुत रिसर्च की। इसी रिसर्च के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो भी डिले हो गया अपना। हम आराम से 2 से 4 के बीच में सर हम अपना वीडियो बनाते, पीपीटी सब कन्वर्ट करके, साला ये अलग ये रायता हो गया। अब हमको लगा इस सवाल को तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा, उसको अपने ऊपर डाउट होगा कि सर ने नहीं पढ़ाया, हमने हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ाया, हमारे इन सर ने नहीं पढ़ाया। फिर 10 टीचरों को ढूंढेगा, 10 जगह रिसर्च करेगा, पूरा अपना माथा पच्ची करके सवाल अपना टाइम स्पेंड करेगा, अपने ऊपर डाउट करेगा। वो चीज़ें गलत है। तो इसको तो डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। तो आंसर है बेटा 4 और इसके आंसर की में भी आंसर 4 ही था। बट जो हमने बेटा फॉर्मूले लगाए वो सब गलत हैं, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगते हैं। चलिए सर जो है सो है। बस अब दौड़ते हैं सर, अब दौड़ते हैं, अब जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं। हाँ, ये क्या बात है सर, क्या बात है। हम लोग के समय में एक तो बॉलर था, उसका नाम था पॉल एडम्स। पॉल एडम्स साउथ अफ्रीका का था। ऐसे करके ऐसे आता था, ऐसे करके फेंकता था। आप यूट्यूब पे उसका जरा बॉलिंग एक्शन देखना, बड़ा मज़ेदार था। ऐसे पूरा घूम करके एकदम लगता है जैसे कोई योगा होगा करके। तो हम लोग जब छोटे थे जब गली मोहल्ले में जब क्रिकेट खेलते थे, तो उस समय बड़ा शौक होता था कि भाई बॉलर लोग देखते कुछ क्रीम वीम लगा करके उस समय आया करते थे, एनएल डोनाल्ड वगैरह ये सब लोग लगाया करते थे। तो हम लोग भी घर में बोरो प्लस और बोरोलीन वगैरह लेते थे और उसको नाक के पास चुपड़ देते थे और मैच खेलने के लिए आते थे कुछ कुछ एकदम रंग वंग बना करके। मतलब लगता है ना कि बॉलर लोग, बैट्समैन लोग कुछ कुछ यहाँ पे क्रीम लगाए, कुछ कलर वलर लगाते हैं। हमको लगता है क्या है चीज़, उससे क्या होता है। तो हम लोग भी ऐसे ही बदतमीजी मतलब बकचोदी करने के लिए बोरोलीन ले ली, बोरो प्लस ले ली, घर पे नाक पे लगा करके फिर हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे ना। तो पहले के मतलब उस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्ली 2000s में काफ़ी सारे प्लेग्राउंड वगैरह हुआ करते थे, तो क्रिकेट खेलने की जगह हुआ करती थी। अब थोड़े से प्लेग्राउंड कम हो गए हैं तो बच्चे लोग उतना खेल नहीं पाते हैं। चलिए, बट सब कुछ सही है। तो वो सब चीज़ें हैं। The ratio of the shortest wavelength of 2 spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are okay. बहुत अच्छी बात। देखो, the shortest wavelength of 2 spectral series of hydrogen spectrum is found to be 9. Then the spectral series क्या क्या होंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो बेटा समझो, shortest wavelength सर जी लैम्डा मिनिमम,
लैम्डा मिनिमम, अगर बेटा लैम्डा मिनिमम है मतलब सर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम एनर्जी बेटा किसी भी एमिशन स्पेक्ट्रम में कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लैंड करता है, इन्फिनिटी से। तो इलेक्ट्रॉन को हमने सर देखो इन्फिनिटी से सर देखिए लैंड कराना है, ठीक है, ये चीज समझिए। तो इन्फिनिटी से लैंड कराना है तो ई इन्फिनिटी माइनस ई, जहां पे फाइनल स्टेट है वहां पे एनर्जी, ठीक है। अब इन्फिनिटी की एनर्जी 0 होती है, फाइनल स्टेट की एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्टेट का स्क्वायर, ये सर होगा, ठीक है। तो ये बेटा लैम्डा मिनिमम के लिए हमको ध्यान रखना है। अगर लैम्डा मिनिमम चाहिए तो सर हमको एनर्जी हमको मैक्सिमम चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम कहाँ से निकलेगी, इतनी निकलेगी। कभी भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से गिवन स्टेट में आ रहा है तो सर जो एनर्जी डिफरेंस होगा इतना होगा, ठीक है, ये चीज़। तो बस चलिए सर कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इतना। देखो अब देखो ये एनर्जी है एंड दैट एनर्जी शुड बी कोरिलेटेड टू क्या, hc बाय लैम्डा मिनिमम। तो यहां से बेटा लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हमारी निकल करके आ रही कितनी, hc इंटू एन फाइनल स्टेट स्क्वायर अपॉन 13.6 जेड स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। अब ये जो रेशियो है, ठीक है, लैम्डा मिन सीरीज 1 अपॉन लैम्डा मिन सीरीज 2, ठीक है। सीरीज 1 और सीरीज 2, तो ये सर देखिए यहां पे सीन है। अब देखो लैम्डा का जो रेशियो है सर, देखिए जो लैम्डा का जो रेशियो है, जो लैम्डा का रेशियो वो 9 आ रहा है, जो लैम्डा का जो रेशियो वो 9 आ रहा है। और ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है सर, ये n1 अपॉन n2 के सर प्रोपोर्शनल आ रहा है सर ये, ठीक है। अब हमको ऐसी कौन सी सीरीज पकड़ें सर, हम ऐसी कौन सी सीरीज पकड़ें जहां पे जो n का जो रेशियो है, जो n के स्क्वायर का जो रेशियो वो 9 आ जाए। देखो n के स्क्वायर का रेशियो अगर 9 है तो n1 अपॉन n2 का रेशियो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। n1 और n2 के रेशियो सर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये चीज समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो लैम्डा का रेशियो से देखिए 9 है, अगर लैम्डा का रेशियो से देखिए 9 है तो वहां से हमने सर देखिए लैम्डा को हमने कोरिलेट कर लिया hc बाय लैम्डा से, ठीक है। जो एनर्जी निकलेगी hc बाय लैम्डा के फॉर्म में वो इसके बराबर होगी। तो यहां से लैम्डा का रेशियो निकल करके आ गया इतना है। अब दोनों सीरीज के जो लैम्डा मिन का रेशियो है वो कितना आ रहा है सर, 9 आ रहा है। तो यहां से सर n1 अपॉन n2 का जो रेशियो होगा वो भी सर कितना होगा, 9 होगा। तो मतलब n1 अपॉन n2 का रेशियो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब आइए जरा समझते, देखो सीन क्या है। देखो लीमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन लैंड करता है कहां पर, 1 पे। बाल्मर सीरीज में लैंड करता है कहां, 2 पे। लीमन बाल्मर पाश्चन में कहां लैंड करता है, 3 पे। सो पाश्चन और लीमन सर देखिए, पाश्चन और लीमन का जो रेशियो है n का, पाश्चन और लीमन का जो रेशियो है सर n का वो है 3, और वही सर देखिए यहां पर होगा चीजें, ठीक है। तो ये यहां पे सर देखिए यहां पर सीन रहेगा, ये देखिए दोस्तों यहां पर सीन रहेगा, और बस काम खत्म, गेम ओवर। तो पाश्चन एंड लीमन सीरीज यही सर यहां पर आंसर होगा। सर देखिए पाश्चन एंड लीमन सीरीज यही सर देखिए यहां पर आंसर होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज, देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा है, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन लीमन सीरीज में क्या होगा सर, वो होगा इन्फिनिटी से 1 वाला। और पाश्चन सीरीज में क्या होगा सर, वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है। बस गेम ओवर, काम खत्म, काम खत्म, गेम ओवर। तो यहां से हम लोगों ने जो किया था hcn² ऑन दिस, एकदम सही बात, एकदम सही बात, ठीक है सर। तो ये यहां पे होगा, पहले पाश्चन होगा फिर लीमन होगा, पहले पाश्चन होगा फिर लीमन होगा, पहले पाश्चन फिर लीमन। बट चलो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही सर मोस्ट मतलब इफेक्टिव मानेंगे, और उससे हमारा सर देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोर रेडियस। ओहो, देखिए इस तरह के जो सवाल हैं, जहां तक मेरी जो मेमोरी सर आती है वो ये आती है कि सर 2000 मतलब ये जो सवाल था सर देखिए सबसे पहले एक बार एडवांस में आया था, और उसके बाद फिर इसके ऊपर सर बहुत सारे सवाल देखिए मेन में सर आ रहे हैं। और 2020 में, 2021-22 में मतलब बहुत रिपीटेटिव सा देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, और ये हमारा बहुत ही 1-2 स्टेप में सर हो जाता है, बस हम यहाँ पे सही फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a0 इन Li+2, ठीक है, ये हमसे है।
जो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कंसेप्ट हमारा डी ब्रॉगलीज इक्वेशन में रहेगा, उसकी भी अभी हम लोग बातचीत करेंगे। वहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन दी जाती है। ये तो सिंपल सिंपल बोर मॉडल का सर क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिए हमको जो ये ए नॉट है ना, ए नॉट क्या है सर, ए नॉट है फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का सर देखिए जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का वो ए नॉट होता है। तो Li+2 का जो सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ Li+2 अपॉन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है सर। ये यहां पे अपने पास सीन होता है, ठीक है। अब देखो लिथियम के लिए एन कितना लेना है सर, सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। और लिथियम के लिए जेड कितना है सर, 3। हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट 1, ठीक है, और जेड कितना 1, तो ये रेशियो सर 4/3 आएगा। सर ये रेशियो कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो आर लिथियम अपॉन आर हाइड्रोजन विच इज ए, तो कितना आ जाएगा सर, 4/3 ए नॉट आ जाएगा सर, 4/3 ए नॉट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे सर देखिए निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आंसर सर हमारा 4/3 ए नॉट निकल करके आ जाएगा। हम इस सवाल को सर ओरली भी कर सकते हैं, और ओरली ही मैं चाहूंगा आप लोग इस सवाल को करें। इस सवाल को पेन मत उठाइए सर, देखिए सीधी सी बात, रेडियस का फॉर्मूला 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू लिथियम के लिए क्या है, 4/3। बाकी सब तो सर जो है वो वही है जो हाइड्रोजन में होता है। तो सीधे सीधे सर 4/3 ए नॉट से भी आंसर आ जाएगा। सोचोगे तो आंसर निकलेगा, सोचोगे तो आंसर निकलेगा। और इस तरह की बेटा बात रखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें लंबी कैलकुलेशन, मैं मान रहा हूं इस चीज को, स्पेशली इंटीजर टाइप सवालों में इतनी गंदी गंदी कैलकुलेशन देने लगे हैं, वो आप मान करके चलिए। ऐसे थोड़ी ना होगा, फिर हर कोई बच्चा 360 में 360 लागे तब तो, मतलब 300 में से 300 लागे तब तो जेई की इज्जत पलीत हो जाएगी। तो कुछ सवालों में बेटा जानबूझ करके वो कैलकुलेशन लंबी देते हैं। प्लस अब तो उन्होंने सर क्या कर दिया है, अब तो उन्होंने सर सिलेबस भी अभी रिड्यूस कर देंगे। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नीट का आया है, लेकिन जेई में भी 100% हमको यही लगता है कि सर सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। फिर तो सवाल और कंसेप्चुअल होगा, और बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का वेटेज 100% बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें न्यूमेरिकल देगा, एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल देगा, मजा आएगा एकदम फाइट करने में, ठीक है। तो कुछ सवालों में देखो बेटा समय लगेगा, लेकिन जो समय लगेगा सबका लगेगा, तो वहां पर तो सभी का टाइम लैप्स हो रहा है ना। लेकिन आप लीड कहां पे ले सकते हो, जो हल्की बॉलें आ रही ना उन पे छक्का मार करके। और हल्की बॉल कैसी, इस तरह की। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प इन कैलकुलेटिंग इजी क्वेश्चन। इजी कैलकुलेशन में आप अपनी स्पीड को एकदम ले लीजिए, और उनमें सर इतना समय मत लीजिए जितना मैं लगा रहा हूं, आप उनमें और जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। एंड बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है सर। ये चीजें हैं। टफ सवालों की कैलकुलेशन तो जो है सो है सर, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, वो तो समय लगेगा ही लगेगा सर। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वहां पे हम लोग सर चौका मार सकते हैं। वहां पे मतलब हम अगर मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन, जो मतलब इजी क्वेश्चन की संख्या मान लीजिए सर 5-6 ऐसे इजी क्वेश्चन जो स्ट्रेट अवे होते हैं, मतलब जो 5 मिनट में 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं, उनको सर अगर हमने 5 मिनट में कर लिया तो उनसे जो हमने समय बचाया वो सर हम टफ कैलकुलेशन वाले 3-4 सवाल होते हैं उनमें सर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अपना काम बढ़िया हो जाएगा। हम देखो केमिस्ट्री में 25 में से 25 तक का जो अपना टारगेट है वो हो जाएगा। एनीवेज इफ वी कैन स्कोर अबव 80 इट्स गुड इनफ, इट्स गुड इनफ। मतलब हमने तो यही कि भाई अपना कट ऑफ केमिस्ट्री पार कर दे और मैथ्स और फिजिक्स से अपनी रैंक आ जाए, ठीक है भाई। ये चीज हाय, देखिए सर बहुत अच्छी बात है। इस तरह का एक क्वेश्चन एडवांस में भी बना था बहुत पहले, अभी हम मेंस के सवालों से ही वो सब लर्निंग ले रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ 10x। देखो बहुत ही बेहतरीन चीज है। सवाल में उन्होंने देखिए हमसे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करवा रहा है। सवाल वाला हमसे देखिए भाई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए भाई डिराइव करवा रहा है किसके टर्म में, h के टर्म में, बोर रेडियस के टर्म में, वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, तो हमसे पूछा 10x की वैल्यू क्या होगी। ए नॉट क्या है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। पाई की वैल्यू 3.14। अरे बहुत अच्छी बात है, दे दिए, क्या बेहतरीन तुमने मदद की है पाई की वैल्यू बता करके, क्या बात है, मान गए तुमको। चलो सर बहुत अच्छी बात है, चलिए से सवाल पे आते हैं। अब देखो इस तरह के सवाल में आपको समझना है कि क्या कोई एक्सप्रेशन है जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एच के टर्म में देता है। नहीं बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने जो पढ़ाया हुआ वो ये पढ़ा है कि प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
ठीक है, लेकिन हमें जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए एच के टर्म में चाहिए। अब ये कहाँ से लाएं? तो बेटा यहाँ पे आपको पूरी पूरी बोर कैलकुलेशन को सर शुरुआत से आपको देखना पड़ेगा कि सर बोर अंकल की जो कैलकुलेशन थी क्या थी सर? सर जी बोर अंकल की कैलकुलेशन थी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल रिपल्शन, ठीक है, ये चीज हमारी। तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, यहां से सर हम वेलोसिटी को एच के टर्म में ला सकते हैं और वही वेलोसिटी फिर हम लोग बेटा फाइनली क्या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन में सर यूज कर सकते हैं। चलो सर बहुत अच्छी बात है। सो एम हमने ले लिया, रेडियस, रेडियस को तुमने बेटा किसके टर्म में करना है? तुमने सर रेडियस को करना है सर ए नॉट के टर्म में। देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट। अब देखो बेटा रेडियस क्या होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर n की वैल्यू 1 से 2 होगी तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। n को 1 से 2 करने पे रेडियस 4 गुना हो जाएगा। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस अगर ए नॉट है तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस 4 ए नॉट होगा, ठीक है सर, और v एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। हम किसके लिए बात करें? सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो बेटा सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू भी 2 होगी, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से मुन्नालाल v की वैल्यू हो जाती है अपनी कितनी? h अपॉन m 4 पाई ए नॉट, ठीक है। तो v की वैल्यू निकली h अपॉन 4 पाई m ए नॉट, ये हमारी सर v की वैल्यू निकल रही है। अब बेटा अगर v की वैल्यू इतनी निकली तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू, सर जी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एच स्क्वायर अपॉन 32, एच स्क्वायर 4 चौक 16, 16 को और हाफ 32, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। तो ये सर हमारी देखिए सर काइनेटिक एनर्जी निकल करके आ रही है एच स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल करके आ रही है। हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे और एक एम काट भी देगा तो यहाँ पर एम ही बचेगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक एम बचेगा। तो एम ए नॉट स्क्वायर तो 32 पाई। सो इन आवर केस अब इसको हम अगर हम इक्वेट कर दें सो एच स्क्वायर अपॉन एक्स एम ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारा x निकल करके आ रहा है, यहां से हमारा सर x निकल करके आ रहा है कितना सर? 32 पाई स्क्वायर। यहां से बेटा x हमारा निकल करके आ रहा है कितना सर? 32 पाई स्क्वायर हमारा निकल करके आ रहा है। पाई स्क्वायर की वैल्यू मोटी मोटी 10 होती है सर, पाई स्क्वायर की वैल्यू सर मोटी मोटी 10 होती है। तो दैट कम्स आउट टू बी, भैया जी दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, 320, ठीक है सर। ये हमारा हो जाएगा कितना सर? 320 हो जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा मोटी मोटी 10 होती है तो ये 320 हो जाएगा। हमसे बोला 10x की वैल्यू, हमसे बोला सर 10x की वैल्यू, तो हमारे हिसाब से ये वैल्यू सर 3200 हो जानी चाहिए, ठीक है। हमारे हिसाब से सर ये वैल्यू 3200 हमारी हो जानी चाहिए। तो दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल। 10x की वैल्यू सर कैलकुलेट करा था, x हमारा 320 आ रहा है तो 10x हमारा 3200 3200 निकल करके आएगा। एक बार फिर से सारी चीज बताते हैं बेटा। देखो इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको h के टर्म में लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे h के टर्म में निकालें इसके बारे में जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी h के टर्म में निकालने के लिए आपको बोर कैलकुलेशन को खुद से डिराइव करना पड़ेगा। देखो बोर की कैलकुलेशन में पहला एक्सप्रेशन था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर m, ठीक है, m है, r क्या होगा? बोर रेडियस, सेकेंड शेल का रेडियस 4 ए नॉट होगा, v जो होगा n की वैल्यू 2 एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, n की वैल्यू 2 क्योंकि सेकेंड शेल में, इसको हमने रख दिया। सॉल्व करने पे v की वैल्यू हमारी h अपॉन 4 पाई m ए नॉट आ गई। अब अगर ये तो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सर हमारा इतना निकल करके आ जाएगा। अब इसको गिवन एक्सप्रेशन से इक्वेट करके x की वैल्यू 32 पाई स्क्वायर आ जाएगी, मतलब 320 आ जाएगी। पाई स्क्वायर 10 होता है तो 10x की वैल्यू 3200 हो जाएगी। तो दैट इज विल बी आवर आंसर सर जी, दैट विल बी आवर आंसर। आप इसको अप्रॉक्सीमेट आप जैसे भी बेटा सॉल्व करेंगे लगभग सर देखिए अपना आंसर यही होगा, ठीक है, ये चीज। बाकी आप पाई स्क्वायर की वैल्यू को पूरा सॉल्व करो, ठीक है, पाई स्क्वायर की वैल्यू को पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करके लगभग जो आंसर होगा वो आएगा। हम अभी फास्ट कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ये चीज। हालांकि इस तरह के नियरेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हमको पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए थी,
तो 3.14 का आप कॉपी में बेटा स्क्वायर करके देखिए, फिर देखिए क्या आ रहा है जो कुछ भी, बट मैंने लमसम कैलकुलेशन कर ली क्योंकि मैं आपको मल्टीप्लाई यहाँ सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि इस तरह के जो सवाल है सर देखिए हमारा पूरा कंसेप्ट सर देखिए क्रॉस चेक कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शन है, फ्रीक्वेंसी इसके, एंड कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके। तो इनमें से बेटा कौन कौन से सही आंसर हैं ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है हमको पूरी सारी चीज़ें देखिए डिराइव करवा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम सही बात है सर जी, पूरी तरह सही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है सर। तो वेलोसिटी और एन का जो प्रोडक्ट है वो जेड के प्रोपोर्शनल होगा। भाई देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2.186 जेड अपॉन एन, ठीक है, ये हमारा होता है। तो यहां से बेटा v इंटू एन का जो प्रोडक्ट होगा वो z के प्रोपोर्शनल होगा, 100% सही बात है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, देखो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन 2 पाई आर दूरी कितने स्पीड से कैलकुलेट कर रहा है, v स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा v अपॉन आर का और साथ में कांस्टेंट जो रहेगा। अब v का एक्सप्रेशन क्या होता है सर, ये होता है। तो v का एक्सप्रेशन z बाय एन के प्रोपोर्शन होता है। r का एक्सप्रेशन 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शन होता है। तो ये हमारा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के प्रोपोर्शन है, पूरी तरह सही बात है। कहाँ गया था, फ्रीक्वेंसी इज जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ना 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 ना, ये जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब बोला है, नो नेवर नॉट, ठीक है सर, नो नेवर नॉट, नो नेवर नॉट, ये बात गलत है। जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब गलत बात है, ठीक है सर। ये चीज द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4 के प्रोपोर्शन होगा। आइए समझते जरा बेटा, कोलम्बिक फोर्स होता है हमारा mv स्क्वायर अपॉन आर के बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बेटा वो किससे बैलेंस हो जाता है सर, वो बैलेंस हो जाता है सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। कोलम्बिक फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू वही कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू होगी। अब चलो सर, v स्क्वायर का एक्सप्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। आर का एक्सप्रेशन 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4। परफेक्टली सही बात है, परफेक्टली सही बात है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी है जेड और एन की वो सर इस तरह से निकल करके आएगी, एंड दैट विल बी आवर आंसर। हाँ एकदम सही बात सर, परफेक्ट बात, एकदम सही बात है। क्या बात बोली, बहुत ही बढ़िया। तो सर जी यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं सर, यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है और स्टेटमेंट नंबर 4 सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 ये सब सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 3 एंड 4 बोल रहा है ये। सर जी यहाँ पर तो 2 भी होना चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विल बी प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है। तो mvr, ठीक है। तो वेलोसिटी इज 2.1 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, v इंटू एन इज प्रोपोर्शनल टू z। यस सही बात है सर, यहाँ पे एकदम सही बात है, एकदम सही बात है सर, बात तो सही है। बट हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सर यहाँ पर देखिए चूज करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको जहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पर कहीं पर भी सर देखिए 1, 2 एंड 4 नहीं है। चूंकि यहाँ पे सर देखिए 1, 2 एंड 4 नहीं, तो हमको जो यहाँ पे जो सही आंसर है वही देखना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो वर्ड यहाँ पर खेला गया क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो बेटा वो यहाँ पर सीन है। और लेकिन यहाँ पर बेटा सेकेंड वाला ऑप्शन भी सर सही है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड। यस सर सही बात है, ठीक है। ये चीज़ें चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल।
आते हैं सवाल पे। विच ऑफ द ग्राफ शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी ऑफ लाइट, जब तक बेटा देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर सवाल है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन कंसेप्ट होता है क्या, कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर सर करंट बढ़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यही दो मेन बातें हैं। इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सर ये यहाँ पर दो मेन फंडे होते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो जैसे जैसे हम लाइट की फोटोन की सर एनर्जी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हम आगे नहीं जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, तो इलेक्ट्रॉन तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। एकदम सही बात है ये। तो एक बेयर मिनिमम एनर्जी के आगे ही सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी सर नॉन जीरो होगी। सही बात है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, नो नेवर नॉट। सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ता। ये एकदम सही बात है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं बट काइनेटिक एनर्जी जो है सो है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, एकदम सही बात है। देखिए जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं निकलेंगे। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे गई तो एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कांस्टेंट बट दे आर नॉन जीरो, और यहाँ पर जीरो है। ये भी बात सर सही है सर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी, नो नेवर नॉट, ये बात गलत है सर। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इस तरह से, तो ये बात स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। विच ऑफ द ग्राफ शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन सा ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाला जो ग्राफ है सर ये गलत है, गलत है सर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमको यही वाला सर यहाँ पर चूज करना होगा। रॉन्ग ग्राफ हमसे पूछा था सर, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, परफेक्ट सही आंसर है सर। फोटोन एक लाइट है, ठीक है, फोटोन एक लाइट है, और आइंस्टीन अंकल ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बता दी कि सर उसके पास मास भी है। ठीक है, एच न्यू को mc स्क्वायर से इक्वेट करके उन्होंने उसका मास भी बता दिया, और चूंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चला है तो मास के साथ साथ उसका मोमेंटम भी है। एकदम सही बात सर, फोटोन के पास मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। देखो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं, क्योंकि जो शेल होती है, शेल के अंदर अलग अलग सबशेल हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज सबशेल, और सबशेल की जो एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल जाती है। नॉर्मली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, नॉर्मली बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में 2s और 2p की एनर्जी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे 2s 2p की एनर्जी डीजनरेट नहीं रहती, वो बदल जाती है, क्योंकि उनकी शेप अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम डी सबशेल को सर स्प्लिट होते हुए देखते हैं, वैसे ही बेटा एस और पी सबशेल भी स्प्लिट आउट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे। यहीं से हमारा जीमन और स्टार्क इफेक्ट पैदा होता है। अब देखो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज आ रहे हैं कि सर किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी, किसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो आप याद रखिए बेटा, माइकल जैक्सन एमजे को एमजे नहीं बल्कि MZ बोलोगे आप। जे और जेड, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग यूपी वाले हैं, तो जेड जे ये सब कॉमनली साउंड कर रहा है। ठीक है, तो जीमन इफेक्ट में बेटा, जीमन इफेक्ट में हमारा क्या होता है सर, ठीक है, जीमन इफेक्ट में क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड होती है। जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में होती है और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, सही बात है। रिडबर्ग कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ एनर्जी, आइए जरा रिडबर्ग कांस्टेंट पे आते हैं। सो 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है सर, ये देखिए हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, ये चीज। अब देखो बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड तो जेड है, एन तो एन है, तो जो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट है सर, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट है सर जी, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट है सर वो मीटर की यूनिट होती है। मीटर, वो सर देखिए मीटर की सर यूनिट होती है। तो मीटर की सर देखिए यूनिट है। ठीक है, अभी हम इस स्टेटमेंट को सर देखिए गलत मानेंगे,
बट कई जगहों पे क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट को एनर्जी की यूनिट में भी दे दिया जाता है, ऐसा हम सवालों में कई बार देखते हैं चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन नॉर्मली रेडबर्ग कांस्टेंट की एनर्जी सर देखिए जो यूनिट है सर वो मीटर में होती है। एक बच्चे ने हमसे एक बार सवाल में ही पूछा था, क्लास में ही पूछा था कि सर रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट सर एनसीईआरटी में एनर्जी में है। हाँ, तो कुछ जगहों पे देखिए एनर्जी में भी दे दिया जाता है, बट नॉर्मली वो मीटर में ही होती है चीज़ें। तो अभी हम इस चीज़ को गलत मानते हैं। अगर हमको कोई और फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसी को फॉल्स ले लेंगे। चलिए सर ठीक है, तो अभी हम इसको गलत मानते हैं, बट देखते हैं हम और भी देखते हैं, बट इसमें गलत और सही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। कई कई जगहों पे रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट हमको एनर्जी में भी मिल जाती है, बट नॉर्मली मीटर में होनी चाहिए। तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों हैं। अगर हमको इससे बढ़िया एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है तो हम उसको चूज कर लेंगे, अदरवाइज ये तो हमारे लिए है ही एक खुला ऑप्शन। चलो ओके, ये सवाल सर देखिए बड़ा जबरदस्त है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी गोज फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब ये मुझे बताइए, जैसे जैसे बेटा किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जैसे कैसे किसी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा, लो एनर्जी या हाई एनर्जी? सर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो हाई एनर्जी का बंदा हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। हाई एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ सर हमारी कम होगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जा रही है तो वेवलेंथ कम होगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सर जो शिफ्टिंग होती है सर वो किधर होती है, वो लोअर वेवलेंथ की तरफ होती है सर, ये चीज़ें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी गोज फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ। गलत बात सर, यही सर यहाँ पर पूरी तरह से देखिए गलत स्टेटमेंट है, यही सर देखिए यहाँ पे गलत स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे ट्रू मान लेंगे, क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स दोनों तरह से है, बट उसमें पूरी श्योरिटी नहीं है। जो सही श्योरिटी वाला स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। दैट इज द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है सर, ये चीजें। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल पे आते हैं। इफ P is the momentum of the fastest electron ejected from metal surface after irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 p momentum of the photoelectron the wavelength of the light should be, क्या होगा ये चीज़ है। देखिए साफ साफ यहाँ पे जो समझ में आ रहा है सर, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो हम सीधे सीधे सर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्रेशन लगाएंगे, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इफ P इज द मोमेंटम ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, देखिए मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मोमेंटम P है, तो मोमेंटम अगर P है तो काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगी, ठीक है, एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू, ठीक है। अब जब हमने वेवलेंथ कौन सी शाइन की है, लैम्डा वेवलेंथ, तो एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। देन फॉर 1.5 p मोमेंटम द वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी, हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मोमेंटम हो इलेक्ट्रॉन का वो 1.5 p हो, मतलब 1.5 p मतलब 3/2 हो। अगर मोमेंटम बेटा 3/2 होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, 9/4 p स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि मोमेंटम 3/2 हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m के फॉर्मूले से इतनी हो जाएगी, ठीक है, प्लस एच न्यू नॉट प्लस एच सी बाय लैम्डा न्यू, ये यहां पर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग को लैम्डा के टर्म में आंसर निकालना है। लेकिन इस सवाल का जो मेन ब्यूटी है वो ये है, अज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपेरिजन टू वर्क फंक्शन। बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बहुत अधिक है वर्क फंक्शन से, तो इस वैल्यू को आपने काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक रखना है। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी सर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, आपने इस वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखना है, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल तो उसको निगलेक्ट मारो। तो नेट एक्सप्रेशन सम करने के बाद ये होगा, बस सीधी सी बात है। अब बेटा दोनों को हम डिवाइड करेंगे, अगर हम बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे तो सर हमारी कैलकुलेशन बोल रही है लैम्डा न्यू अपॉन लैम्डा ओल्ड विल बी इक्वल टू 4/9, और यहां से बेटा लैम्डा न्यू निकल के आ जाएगा 4/9 लैम्डा, 4/9 लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो ये यहां पे सर होगा। मेन इस सवाल की जो ब्यूटी थी वो क्या था सर, इसका जो हमको जो यहाँ पर जो साइड में एक जो छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया है वो, ठीक है सर, उस तरह से हमारा ये सवाल यहाँ पर लगेगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल।
चलिए, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर इतना एंड द वेवलेंथ ऑफ इतना इन 1 सेकेंड इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सवाल में देखिए हमसे नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी करनी है, जितने भी फोटॉन निकलेंगे, जितना भी एनर्जी निकलेगा वो फोटॉन के टर्म में निकलेगा। ठीक है, एक फोटॉन hc/λ 1 क्वांटा एनर्जी कैरी करता है, तो टोटल जितनी भी इरेडिएटेड हो रही है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के टर्म में इरेडिएट होगी। तो पहले जरा समझते कितनी एनर्जी हम लोग यहाँ पर रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास मोनोक्रोमैटिक लैंप है, उसकी पावर है 1 मिलीवॉट। उसकी पावर कितनी सर? 1 मिलीवॉट। मिली ही होना चाहिए, मेगा तो नहीं होना चाहिए, मेगा के लिए कैपिटल एम होता है, मिली होगा, 1 मिलीवॉट। ठीक है, इन 1 सेकेंड। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, हमसे पूछा इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो पावर होता है सर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी हो जाएगा सर पावर इनटू टाइम। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल हमारी जो पावर है वो है सर 1 मिलीवॉट 10⁻³ वॉट, और टाइम कितना है सर? 0.1 सेकेंड, मतलब 10⁻⁴ जूल। 10⁻⁴ जूल एनर्जी हमको बेटा रेडिएट करनी है। किसके टर्म में रेडिएट करेंगे सर? इन द टर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम मतलब फोटॉन्स के टर्म में सर हम रेडिएट कर रहे हैं। एक फोटोन की वेवलेंथ है 1000 नैनोमीटर, तो कितने फोटोन निकलेंगे? x × 10⁻23। सो मान लेते हैं ये एनर्जी हम लोग n फोटोन के द्वारा रिलीज कर रहे हैं। कितने फोटोन निकले? x × 10⁻13, और हर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है सर? hc की वैल्यू हमने रटी हुई है सर 20 10⁻26। ठीक है, hc/λ, लैम्डा कितना? 1000 नैनोमीटर, सो 1000 10⁻⁹ ये सर यहाँ पर सीन है। अब बस इसको हम बेटा सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या सर? x की वैल्यू निकाल देंगे। तो सॉल्व करने से बेटा x की वैल्यू हमारी जो निकल करके आ रही है उसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सर कितना? सर ये हमारा हो जाएगा -17, और -17 इसके साथ जब जाएगा, ठीक है, -17, ये -17 हो जाएगा, -17 और -3 भी आ जाएगा तो -20 हो जाएगा, -20 और फिर इधर -20 -19 हो जाएगा, -19 और 13 -6 हो जाएगा। तो ये 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶। सो तो ये यहाँ पे सर देखिए सीन निकल करके आ रहा है। ठीक है सर, ये यहाँ पे सर सीन निकल करके आ रहा है, इसका आंसर होगा सर कितना? 50। तो ये भैया जी यहाँ पे कैलकुलेशन है, सीधी सी बात। मतलब टोटल जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कोई भी बेटा जो एनर्जी सोर्स है वो जो एनर्जी निकालेगा किस फॉर्म में निकालेगा सर? फोटोन के टर्म में निकालेगा। अब जैसे कि हम पढ़ाते समय बच्चों को बताते हैं, ठीक है, करंट वरेंट ना लग जाए हमको, तो भैया जी अगर ये लाइट सोर्स बेटा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, किस फॉर्म में रेडिएट कर रहा है सर? फोटोन के टर्म में। यहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। ज़्यादा ब्राइटनेस मतलब ज़्यादा फोटोन, कम ब्राइटनेस मतलब कम फोटोन। ठीक है, ये चीज़ भैया जी यहाँ पर सीन है। बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, चलिए सर, तो 50 यहाँ पर सीन है, क्योंकि पावर बहुत कम है और समय भी हमने बहुत कम लिया हुआ है। तो इतने समय में सर 50 फोटोन, मतलब नंबर ऑफ फोटोन तो काफ़ी हाई है, बट x वुड बी 50। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, ये सवाल है मज़ेदार। देखिए यही तो मज़ा है, PYQ से आपको पूरा आइडिया लग जाता है सर। देखिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जामिनर किस तरह की छोटी छोटी चीज़ों तक पहुंच सकता है, और यही चीज़ हमको रिवीजन में सर देखिए ध्यान देनी है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो अब पढ़ लो। ऐसा कौन सा भी एकदम आपके लिए बहुत हालत ख़राब हो गई है? JEE Main 1 पे पूरा एकदम जोर लगाएंगे, जो थोड़ी बहुत रही कसी कसर होगी वो JEE Main 2 में पूरी कर लेंगे ना। JEE Main 1 में 98 परसेंटाइल आएगा, तो JEE Main सेकेंड अटेम्प्ट में 99.8 ले आएंगे। ऐसी क्या दिक्कत है? अभी 99 आएगा, फिर उसमें 99.9 आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कर रही है हमारे हाथ में, उसको पूरा करिए। चलिए सर देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ प्लैटिनम। बच्चों जितने भी डी ब्लॉक में
एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो जमाने गए जब आपसे क्रोमियम और कॉपर पूछेगा, वो जमाने गए, अब आपसे दूसरे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, ठीक है। तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सर यहां पर होता है। देखो निकल 8वें नंबर पे आता है तो इट इज 3d8 4s2। पैलेडियम नीचे वाली सीरीज में है तो 4d8 5s2। और ये क्या होगा सर, ये 5d8 6s2। ऐसा हमको लगता है कि सर देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बट जब आप एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो तो आपको पता चलता है सर पैलेडियम इज 4d10 5s0। पैलेडियम इज 4d10 5s0, ठीक है। और जो प्लैटिनम होता है वो होता है 5d9 6s1। तो ये सर जी यहाँ पर सीन है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सर पैलेडियम के बारे में, ठीक है। तो पैलेडियम के बारे में पूछ रहा है 5d9 6s1, ऑप्शन नंबर ए। पूरी तरह से सर देखिए इंफॉर्मेटिव है। देखो बेटा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग थर्ड 3D सीरीज में तो एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए होता है, लेकिन हैवी एलिमेंट में क्या होता है सर, सबशेल्स आर वेरी वेरी क्लोज, सो इलेक्ट्रॉन गेट कंफ्यूज। तो उसे कई बार ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है जो स्टेबल नहीं है। अब जैसे प्लैटिनम में 5d9 है, वो स्टेबल थोड़ी ना, बट तब भी जो होता है सो होता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ें चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। If the radius of the first orbit of hydrogen atom is a naught, then d Broglie wavelength of electron in third orbit। देखो बेटा यही सवाल मैं कह रहा था, ये सवाल सबसे पहले एडवांस में आया था 2011-12 के आसपास, और उसके बाद झमाझम बहुत बार बच्चों देखिए मेंस में रिपीट हुआ है। और जहाँ तक मुझे याद है शायद 2006 में भी जेई में, मतलब 2006 में भी एडवांस में भी था, शायद 2006 में था। मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब ट्रेंड में है चीज़ें, इस तरह का सवाल मतलब हर साल आता है ये चीज़ें। मतलब यहाँ पर देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और बोर रेडियस की बातें हो रही है, ये बहुत होता है चीजें। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट। सबसे पहली बात, थर्ड ऑर्बिट में जो रेडियस होगा वो 9a0 होगा, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। क्योंकि r इज 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, एन r होता है वो n स्क्वायर से वेरी करता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर a0 है तो थर्ड ऑर्बिट में रेडियस n स्क्वायर मतलब 9a0 होगा। मैथ्स स्टूडेंट हो तो इतना तो सर आपको याद ही रहेगा, ठीक है ये चीज़। अब सवाल ये पूछा हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो बोर रेडियस और डी ब्रॉगली में क्या एक्सप्रेशन है, तो यहां पर याद रखिए बेटा, देखो डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन में लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी तो एक्सप्रेशन होता ही है, साथ साथ ये भी याद रखना 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा, ये भी एक्सप्रेशन होता है, और एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ये तीन फॉर्मूले सर देखिए डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन में लगते हैं, आपको जो भी फॉर्मूला उचित लगे वो आप यूज़ करिए। हम जैसे यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला लगाएं क्योंकि ये रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कनेक्ट करता है। सो हमारे लिए 2 पाई और आर की जगह पे बेटा 9a0 और n कहाँ पे बात करें, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 3 लैम्डा। सॉल्व करने पे सर जी जो लैम्डा आएगा वो हमारा 6 पाई a0 आएगा। 2 स्टेप में सर आंसर आ गया, काम खत्म, गेम ओवर। और इसी तरीके के सवालों से बेटा समय हम संजो करके जोड़ करके अपने टफ कैलकुलेशन वाले सवालों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अ सर्टेन ऑर्बिट हैज n बराबर 4 एंड ml बराबर -3, देन द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन दिस ऑर्बिटल। एक सर्टेन ऑर्बिट है जिसका m की वैल्यू इतनी है और n की वैल्यू इतनी है। अरे अगर m इतना दे दिया है तो l क्या होगा ये भी तो बताइए। देखिए बेटा n अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। L can have values from 0 to n-1 तक होती है, ठीक है सर। L की देखिए ये सब वैल्यू संभव है। अब अगर L 0 होगा तो M क्या होगा सर, M तो सिर्फ 0 ही होगा। अगर L 1 है तो M की वैल्यू 1 0 और -1 होगी। अगर L 2 है तो M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होगी। बट ये सारी वैल्यूज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमारा M क्या है, -3 है। तो हमारा m -3 तभी संभव है जब l की वैल्यू 3 होगी। अगर l की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1
+2n +3, यही बेटा m की वैल्यूज होंगी। तो m की वैल्यू -3 होने के लिए l की वैल्यू बेटा 3 होना आवश्यक है। l यहां पर 3 ही संभव है। अब l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो रेडियल नोड की वैल्यू n - l - 1 होती है। सर रेडियल नोड की वैल्यू n - l - 1 होती है। और ये बेटा जी अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आएगा क्या, 0। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर 0 क्योंकि l की वैल्यू 3 है। नंबर ऑफ रेडियल नोड विल बी 0 क्योंकि l की वैल्यू सर क्या है, 3 है। क्योंकि l की वैल्यू जब तक 3 नहीं होगी तब तक m की वैल्यू -3 संभव नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में कोई और l की वैल्यू यहां पे संभव नहीं है। ठीक है ये चीज, तो यहां से हमने गैस किया और इसका आंसर निकाल लिया सर 0। अंडा, अंडा हम तो वेजिटेरियन हैं, खा नहीं सकते, लेकिन हमको अंडा बहुत पसंद था। हमारे साथ सीन क्या था कि हमको अंडा बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। मतलब घर में तो कोई खाता नहीं था, लेकिन अंडा हमको बहुत पसंद था। आईआईटी में गए थे, अंडा खाना शुरू किए, ऑमलेट खाया, मज़ा आ गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि जब आईआईटी से बाहर आए तो 1-2 बार अंडा खाए, लेकिन जब जब अंडा खाते थे तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता था। और हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हमको हर एक अंडा बच्चों 10,000 का पड़ता था। मतलब कभी हम अंडा खाएं तो साला शेयर मार्केट इतनी भयानक तरीके से धड़ाम हो जाए कि हमको तुरंत 15,000 का लॉस हो जाए। फिर अंडा खाएं तो कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कभी एक्सीडेंट हो जाए। तो हमारे साथ एक हमारा एक वो बन चुका है, भ्रम बन चुका है कि अगर हम अंडा खाते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। थोड़ा सा पूजा पाठ के कारण ऐसा है, अब बन गया है। तो हमने अंडा खाना छोड़ दिया, लेकिन पसंद बहुत है। ऑमलेट की जब खुशबू आती है भाई साहब पगला जाते हैं हम। ठीक है, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एक डर लगता है कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए। अपने साथ तो बुरा चलो इंसान झेल भी लेगा, परिवार वालों के साथ कुछ ना बुरा हो जाए, ये चीज़ें ना। तो ये सब ज़िंदगी रहती है अपनी। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। What is the spin only magnetic moment of a divalent metal ion with atomic number 25 in its aqueous solution? ठीक है सर, divalent M+2। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? सो भैया जी M का एटॉमिक नंबर 25 है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5-4s2 है। तो उसके डाईवेलेंट आयन का कन्फिगरेशन 3d5-4s0 होगा। नंबर ऑफ n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 5 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, और ये √35 होगा जो कि बेटा 5.9 बोर मैग्नेटॉन होता है। सीधे सीधे सर यहाँ पर आंसर अपना ए हो जाएगा। ठीक है सर, ये चीज़ यहाँ पर सीधे सीधे सर यहाँ पे आंसर अपना ए हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है ये चीज़। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़। थोड़ा सा ऑप्शंस हिल गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ऑप्शंस हिल गए हैं, ये चीज़ें। तो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी हमारा BAC है, ऑप्शन डी हमारा BCA है, एंड ऑप्शन सी हमारा ABC है। ठीक है, ये चीज़ हमारी है। बाकियों को सही कर देते हैं पुताई करके। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये अपने पास सीन है। अब देखो ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये सवाल देखिए बच्चों को बहुत परेशान कर सकता था। ठीक है, लेकिन यही तो होता है PYQ कर करके कि भाई जेई वालों का किस तरह से स्कोप है, क्या उनका डोमेन है, वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। बच्चों पहले जब हम पढ़ाते थे अराउंड 2000 मतलब 2010 से 2015 के बीच में, तो हम बच्चों को एफ ब्लॉक एलिमेंट रटाते नहीं थे। लेकिन 2015 के बाद हम बच्चों को एफ ब्लॉक एलिमेंट भी रटाने लगे, क्योंकि कई बार बेटा डी और एफ ब्लॉक सीरीज में जो सवाल आए हैं वो इस तरह के सवाल आए थे कि उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाना ज़रूरी है। तो 2015 के बाद हम बच्चों को एफ ब्लॉक एलिमेंट भी रटा देते हैं। ठीक है, 11th में पहली क्लास में रटा देते हैं। पहली 3 क्लास में हम बच्चों को पीरियोडिक टेबल ही रटाना हम पसंद करते हैं। तो देखिए
क्या सीन है सर यहाँ पर? सीरियम, गैडोलिनियम एंड यूरोपियम। सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ज़रा इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए हमारे पास एफ सबशेल बेटा देखिए दो सीरीज हैं, 4F और 5F, ठीक है। इनको याद करने का निमोनिक्स है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला, ठीक है। लानत है सलीना, प्रीति एंड पामेला। हाँ, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुमने येलो ब्लू कर दिया। ठीक है सर, ये है। देखिए हमारे पास एफ ब्लॉक में देखिए बच्चों, देखिए 14 एलिमेंट होते हैं, तो 14 एलिमेंट के सिंबल्स को आप इस सीरीज से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला लैंथनम, फिर उसके बाद सीरियम, ठीक है। फिर बहुत सारे नाम होते हैं, उन नामों को आप बेटा देखिए, बट ये हमारे सिंबल वाइज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एनडी, ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां के बाद 10वां, 11वां, ये देखिए ये तो सबसे लास्ट होता है, YBL, ये हमारा सबसे लास्ट होता है। और तुमने येलो ब्लू कर दिया, तो आपको ज़रा मैं बढ़िया से दिखा देता हूँ। तो ये सर देखिए अपने पास सीन होता है। सबसे पहले हमारा लैंथनम रहेगा, LA को लेते हुए, लानत है, हाँ, तो लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला। लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला, ठीक है भाई। लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुमने येलो ब्लू कर दिया, ठीक है। तो यहां से सर जी देखिए हमारे सारे सर एलिमेंट्स हमारे याद हो जाते हैं, ठीक है। और 5F के लिए AC था पड़ा उन पे, AC था पड़ा उन पे, ठीक है। AC था पड़ा उन पे, पुरानी अमेरिकन कंपनी, बाकी सीलिंग फैन, ऐसी फैमिली मिडिल क्लास, नो लड़की राजी, ठीक है सर। इस तरह से अपना याद हो जाता है और आपको याद करना पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिंबल और नाम कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक बार हैबिट बन जाती है तो आपको बस इससे मतलब है कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आता है, कौन सा एलिमेंट भैया जी किस नंबर पे आता है, बस तुम्हें इससे मतलब है। ये अगर मामला सेट हो गया ना तो अपनी लाइफ देखिए ईजी हो जाती है। बायजू वाले बहुत तेज़ी से पड़े हुए हैं कि हमको हमारी कंपनी का ऐड करना है, ठीक है। हम उनका ऐड ना होने देंगे, हम उनका ऐड नहीं होने देंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो हमें सिर्फ एलिमेंट का नंबर से मतलब है, नंबर अगर मिल गया तो हमारा काफ़ी हद तक आंसर बेटा हो जाता है, ठीक है। चीज़ है ये। तो देखिए सबसे पहली चीज़ सीरियम। सीरियम बच्चों क्या है हमारा? सर देखिए सीरियम बच्चों हमारा लानत है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो बेटा सीरियम जो है हमारा वो हमारे पास यहाँ पे सीरियम +4 स्टेट में है। सीरियम बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे +4 स्टेट में है, ठीक है। सीरियम बच्चों हमारा यहाँ पर +4 स्टेट में है। चूंकि सीरियम बच्चों हमारा +4 स्टेट में है और सीरियम हमारा किस नंबर का एलिमेंट है? सर ये सेकेंड नंबर का एलिमेंट है, सेकेंड नंबर का। पहले लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला, ठीक है, सेकेंड नंबर का है। तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बेटा क्या होगा? 4F2, ठीक
ठीक है, 4f2 एंड 6s2, ठीक है सर, ये यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ठीक है, 4f2 6s2। तो ये यहाँ पे सर देखिए हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब अगर ये है तो सीरियम +4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 4s0 6s0। तो यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला एलिमेंट है हमारा क्या, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम की बात करते हैं। गैडोलिनियम यहाँ पे +3 स्टेट में है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में जो सबसे स्टेबल स्टेट है, ठीक है, लैंथेनाइड में जो सबसे स्टेबल स्टेट है सर +3 स्टेट होती है सर, ठीक है। बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज इसी कंसेप्ट के आगे पीछे घूमती हैं। तो गैडोलिनियम का +3 स्टेट है। आइए गेस करते हैं यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जिस स्टेट में, मैं भी उस स्टेट में हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं याद है एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट याद करना पड़ता है ना। अभी तो बहुत दिनों से अभी डी और एफ ब्लॉक में है नहीं, जब ज़रूरत पड़ती तभी वहाँ पे कूदते हैं। तो अभी जितना आपको याद है उतना ही मुझे याद है। सो चलिए हम और आप दोनों मिलकर के ट्राई करते हैं। देखिए गैडोलिनियम हमारा किस नंबर का एलिमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अच्छा, तो गैडोलिनियम बच्चों हमारा 8वें नंबर का एलिमेंट है, 8वें नंबर का एलिमेंट है। तो ये मोटा मोटा F8 होगा, ये मोटा मोटा F8 एंड 6s2 होगा। इनमें बहुत सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक लमसम बेटा हम लोग आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो गैडोलिनियम हमारा F8 6s2 है, ठीक है, F8 6s2 होगा। और गैडोलिनियम +3 स्टेट F7 6s0 होगा। और F7 होने पे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 है। ओ हो, ये तो मजा आ गया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 है, मजा आ गया यहाँ पर। तो बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अब यूरोपियम की बात करते हैं। यूरोपियम की बात करते बेटा, ये भी यहाँ पे +3 स्टेट में है। यूरोपियम भी बेटा यहाँ पे +3 स्टेट में। अब यूरोपियम कौन से नंबर का एलिमेंट है सर, ये 7वें नंबर का एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर का एलिमेंट है। तो बेटा गैडोलिन मतलब यूरोपियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f7 एंड 6s2 होगा। एंड यूरोपियम +3 हमारा 4f6 6s0 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हैं। जहाँ पे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं गैडोलिनियम में, उसके बाद में यूरोपियम में, और सबसे कम है बेटा कहाँ पे, सीरियम में। सीरियम में बेटा 3rd नंबर पे है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, BCA। तो सबसे हाईएस्ट होगा B, फिर C और फिर A। तो ये बेटा यहाँ पे हमको आंसर कौन सा मिल जा रहा है सर, ऑप्शन नंबर D। सर ऑप्शन नंबर D लुकिंग नाइस, ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। BCA नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से है। लेकिन वो बच्चे जिनको F ब्लॉक एलिमेंट नहीं याद है और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी बेटा हाथ पैर नहीं मार सकते, उनसे लूटने वाला सवाल बेटा पूरा मिस आउट हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं बेटा ये सब चीज़ों को याद करिए। और यही PYQ अगर हमको सही समय पे पता चल जाता है, जैसे ये अभी बेटा क्या सीज़न है, अभी हम लोग का चल रहा है सर अक्टूबर। हमने मान लीजिए सर दिसंबर तक भी देखिए अपना इस तरह से जो कर लिया, जो हमारा आपका पूरा एम है। अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, फिर अभी हम आपको थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का जैम बना देंगे। उसके बाद में अक्टूबर में आपको पूरे ऑर्गेनिक भी रटा देंगे, और उसके बाद दिसंबर पूरा क्रैश कोर्स करा देंगे। और जनवरी में रात भर रुक करके, रात भर बेटा रुक करके 8-8 10-10 घंटे की सर लाइव क्लास ले करके आपका सर हम पूरा सिलेबस सर हम आपको कवर अप कराएंगे। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हमारा बेटा काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि सर आपकी चीज़ें कमी हैं, तो उनको आप अभी तैयार कर लीजिए, अभी तो बहुत समय है। ये सवाल मत पूछिए कि सर इतना करने पे क्या हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें IIT में चाहिए, ये सब नहीं। आपके हाथ में जो है सिर्फ वो काम करिए। आपके हाथ में अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है क्या, कि मेहनत करना। तो आप बस मेहनत करिए। फल देना ना आपके हाथ में अभी है, ना आपके हाथ में 10 साल बाद होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं क्या, मेहनत। आप बस मेहनत करिए। भगवान हो सकता है आपको फल हो सकता है अभी दे, हो सकता है 10 साल बाद दे, हो सकता है 15 साल बाद दे, लेकिन देगा तो बहुत बढ़िया देगा। ये चीज़ आप समझिए, ठीक है, ये चीज़। और आप अगर मेहनत करें ना तो आपके अंदर हमेशा एक सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ हमने कोशिश की थी। ये नहीं रहे कि हमने काम चोरी नहीं की। देखिए मेन गिल्ट कब आता है, जब हम चोरी करते हैं। चोरी करने पे देखिए गिल्ट आता है, और वो गिल्ट का बेटा समाधान नहीं है। आपको सक्सेस होने के बाद भी अगर गिल्ट रहेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, समझिए।
आपको फिर ये रहेगा यार थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो और अच्छी रैंक आ जाती, समझ रहे चीज़ें। तो उस गिल्ट से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, मेहनत कर सकते हैं। तो आप देखिए और जो जो कमियां उसको दूर करिए, ये चीज़ें हैं। जितना हमारे हाथ में है उतना बेटा ऑनेस्टी के साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रॉमिस भी नहीं करेगी, ये कर देंगे वो करेंगे तहलका मचा देंगे ना, बस हाँ आपके साथ लगे रहेंगे, ये चीज़ है। और जितना अपना एक्सपीरियंस है पूरा झोंक देंगे, ठीक है सर, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद n बराबर 5 एंड m बराबर +2। ओके, ऐसी कौन कौन सी ऑर्बिटल हैं जिनमें ये दो क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। देखिए m की जो वैल्यू होती है बेटा, m की वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की तरफ इशारा करती है, l की वैल्यू पर्टिकुलर सबशेल की तरफ इशारा करती है, n की वैल्यू पर्टिकुलर शेल की तरफ इशारा करती है। तो शेल नंबर इज फिक्स्ड एंड ऑर्बिटल इज फिक्स, ठीक है, शेल नंबर फिक्स है, ऑर्बिटल फिक्स है, लेकिन सबशेल फिक्स नहीं है। तो हमें गेस करना पड़ेगा, हमें सारी पॉसिबिलिटीज को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो n अगर 5 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 हो सकती है। चूंकि m की वैल्यू +2 है तो वो +2 यहां मिलेगी, यहां मिलेगी और यहां मिलेगी। इनमें m की वैल्यू +2 संभव ही नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू बेटा -L2 + L तक होती है। टोटल 2L + 1 m की डिस्टिंक्ट वैल्यूज अलाउड होती हैं। तो m की बेटा वैल्यू जो +2 है वो इन सब में बेटा संभव है। किस किस में संभव है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। सो देर इज वन ऑर्बिटल इन क्या सर, देर इज वन ऑर्बिटल इन क्या, डी सबशेल। देर इज ओनली वन ऑर्बिटल इन डी सबशेल विद m बराबर +2। देर इज वन ऑर्बिटल इन f सबशेल with m बराबर +2 and there is one orbital in g subshell with m बराबर +2. So there is one orbital in d subshell corresponding to shell number 5. There is one orbital in f subshell corresponding to n बराबर 5 and there is one orbital in g subshell corresponding to n बराबर 5. So how many orbitals with these two combinations are possible? So there are total 3 orbitals are possible. ऑर्बिटल पूछेंगे 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन पूछते तो इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते, सबशेल पूछते तो यहां पे से सबशेल भी यहां पर 3 हो जाते। 3 सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगी। काहे को 3 ऑर्बिटल? क्योंकि m की वैल्यू फिक्स कर दी है ना, m की वैल्यू +2 फिक्स कर दी। मान लो m की वैल्यू थी +2 -2, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ऑर्बिटल्स। तो m की वैल्यू +2 एक ऑर्बिटल, m की वैल्यू -2 दूसरी ऑर्बिटल, तो वहां पे 6 ऑर्बिटल हो जाती। तो m की वैल्यू 2 हमको d सबशेल में ही मिलती है, f में मिलेगी, g में मिलेगी, लेकिन +2 तो सिर्फ एक होगी ना, +2 m वाली एक ही ऑर्बिटल होगी। वो एक ऑर्बिटल d में है, एक होगी, एक ऑर्बिटल f में है, एक होगी, एक ऑर्बिटल g में, तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स पूछा है यहाँ पे, 3 आंसर इसका होगा। ठीक है सर, ये चीज बढ़िया 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 बढ़िया। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed बाय फोटोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लैटिनम इतना। भाई देखो एच न्यू नॉट है, उसको बेटा HC बाय, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। द मिनिमम एनर्जी दैट फोटोन मस्ट कैरी, ओके। तो हमको एनर्जी बस बेटा सीधे सीधे कैलकुलेट करनी है, एनर्जी। तो अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से अधिक होती है, अगर बेटा फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे, एच न्यू नॉट से। तो बस सीधे सीधे एच न्यू नॉट निकालेंगे और आंसर आ जाएगा, मतलब लूट लो वाला सवाल है, सीधे सीधे एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट हमको दिया गया 1.3 10⁻⁻15 और एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34। सीधे सीधे बेटा सॉल्व कर लेते हैं, 1.3 × 6.6 10⁻⁻19। ठीक है सर, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा मोटा मोटा हमारा 8 पॉइंट समथिंग के आसपास बेटा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6.6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2 के आसपास होगा। तो 6.6 और 2 मतलब 8.66 के आसपास वाला आंसर हमको समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन सोचनी पड़ेगी। हम आपके लिए इस तरह की पीपीटी बनाते समय
पीपीटी में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं, थोड़ी सी उनकी कैलकुलेशन देखते हैं, तो हमारे को आदत हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाती है। मैं मान लीजिए बेटा 25 सवाल कर रहा हूँ, आप तो इस तरह के सर सारे PYQs करोगे ना। आप 2019 से लेके 2023 तक के सारे PYQs अगर करोगे तो कम से कम 100-150 हो जाते हैं, और उतना करने में तो आप चैंप हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय है, आप 100 PYQ करिए, समय नहीं है 50 करिए, लेकिन करने बेटा सारे चैप्टर्स को हैं। जेईई मेन में सक्सेस का एक ही राज है कि आप पूरे सारे चैप्टर्स, पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। ठीक है, ये चीज़ समझिए। और डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम कि आपने कितना समय आपके पास है, कितना आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आप अपने रिवीजन को प्लान करिए। अगर आपके पास कोई समय नहीं है, हमारे साथ 25 सवाल कर लो, मैं आपको बहुत गारंटी देता हूँ बेटा, आपका ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। यही तो है चीज़ें। कुछ समय नहीं तो मेरे वाले सवाल कर लीजिए आप, और समय है तो इसके अलावा और भी सवाल कर लीजिए, बट कौन से करिए, सिर्फ जेईई मेन वाले सवाल करिए, बस दैट्स इट। इतना ही समय है, क्योंकि पीसीएम में बेटा अगर हम पूरा सिलेबस मंगाते हैं तो बहुत कंटेंट हो जाता है, और हमारे पास उतना समय है नहीं, तो तीनों में बैलेंस करना है ना, तो वही इस समय के लिए भी इतना ही कंटेंट आप कर सकते हो, लेकिन इतना करोगे बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा। The radius of the third orbit of hydrogen atom is r3. The radius of fourth orbit of hydrogen is r4. Then r3 r4 का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। r4 विल भी कितना सर, r की वैल्यू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो 16/9, तो r4 विल बी 16/9 ऑफ r3। ठीक है, r4 अपॉन r3 का जो रेशियो होगा 16/9 के बराबर होगा, सीधी सी बात। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये वही सवाल आ गए जो हमने आपको सिखाए थे। ठीक है, हमको साई स्क्वायर के ग्राफ पूछ रहा है। किसके ग्राफ पूछ रहा है? साई स्क्वायर के। किसके लिए? 2s के लिए। बेटा देखिए, 2s के लिए जो साई का ग्राफ होगा वो ऊपर से शुरू होगा और एक रेडियल नोड होता है। 2s में सर एक रेडियल नोड है, n माइनस एल माइनस 1 हो जाएगा। तो एक बार ये ग्राफ सर देखिए 0 को टच करेगा। अब साई स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सर क्या होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव वाला वो भी स्क्वायर होकर के ऊपर हो जाएगा। तो सर इस तरह से होगा, और ये ग्राफ सर जी हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो दैट्स इट, बी विल बी द आंसर। देखिए कितना एकदम आसान सवाल होते हैं। ये साई वाले जो ग्राफ होते हैं सर, ये तो लूट लो वाले सवाल हैं, लूट लो वाले सवाल हैं। ये मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। नीट में अभी 1-2 बार ही आया हुआ है, नीट में भी, लेकिन अभी शुरू हो जाएगा, हमें पूरी गारंटी है ये। हम नीट वाले बच्चों को जेईई के सवाल कराते हैं, और इसलिए कराते हैं कि वो नीट में से बहुत अच्छे अच्छे सवाल जेईई वाले बच्चों को भी करा सके। तो देखिए सर जी, नीट 2023 में एक सवाल आया था, और ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जेईई वाले बच्चों को भी करना चाहिए। चलिए सर, पानी पीते हैं, तब तक आप ये सवाल पढ़िए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको सर जी यहाँ पे ना करेक्ट स्टेटमेंट देखिए सेलेक्ट करना है। एटम्स और ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, नो नेवर नॉट 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 9th क्लास का बच्चा ही बता देता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg, सही बात है। ऑल द आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, पता नहीं क्या बोल रहा है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है। डाल्टन थ्योरी सेज द एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, नहीं, यस सही बात है। डाल्टन ने एटम को ही भगवान माना था, उसने कहा कि भगवान एटम है, ठीक है, सारे के सारे मैटर एटम से बनते हैं और एन एटम इज इनडिविजिबल। तो सर ये बात सही है, उसके हिसाब से एटम ही सब कुछ था एंड इट इज इनडिविजिबल। चलिए सर, अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं कि क्या आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? आंसर है यस। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस जिस सवाल में हाइड्रोजन होता है वहां पे ड्यूटेरियम होने पर भी सवाल हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। डीहाइड्रो हैलोजनेशन में हाइड्रोजन हैलोजन निकलता है, वहां पे हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम भी चल सकता है।
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में CONH2 के साथ रिएक्शन होती है, COND2 के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। तो सारी केमिकल रिएक्शन जो हाइड्रोजन के साथ होती है वो उसके आइसोटोप पे भी होती हैं, लेकिन आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इनमें सबसे बड़ी चीज होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी और वो अलग अलग होती है। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, ये बात याद रखना है। ठीक है सर, ये चीज। तो कौन कौन से बेटा स्टेटमेंट सही है? आंसर है बेटा बी, सी और ई। सर जी बी, सी और ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया जी, चलिए आते हैं आगे। जेईई 2022 दो स्टेटमेंट पूछ रहा है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। अरे फिर से लिथियम पे आ गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे स्टिक करना चाहिए। चलो, सवाल हमको पैनिक करवाना चाहता है, सवाल वाला हमको पैनिक करवाना चाहता है, सोचता है हम गड़बड़ाएंगे तो नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं। कई बार बेटा हो सकता है कि आप इंजीनियर बन गए और आप ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां पे आप स्टक कर गए, आपने जो पढ़ा हुआ है वो वहां तक नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉमन सेंस क्या लगाते हो, वो ये टेस्ट करना चाह रहा है, क्या आपके अंदर कॉमन सेंस लगाने की क्षमता है, वो ये सब चेक करते हैं। ठीक है, चलिए। तो 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम और 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा होगी लिथियम से, ऐसा बोल रहा है। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे बोर्स मॉडल लगाऊं तो बोर्स मॉडल के हिसाब से एनर्जी इज -13.6 Z²/n²। ठीक है, चूंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, चूंकि यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। आपको लगे सर डायरेक्टली है, बेटा डायरेक्टली तब होता जब प्लस होता, लेकिन माइनस लगा है तो इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। जिसका Z ज्यादा होगा उसकी एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगी, लेकिन माइनस साइन लगने पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ये बात सही है। जिसका Z ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यस सर, ये बात भी सही है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, ये बात भी सही है। सो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। हमको बेटा ऑप्शन नंबर A यहां पर सही लग रहा है। ठीक है सर, ये चीज। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज है। देखिए, हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की सेम कर दिया गया है। अब हमको उनकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है क्या होगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास आप जानते हैं। ठीक है, तो लैम्डा बराबर h/m/e/v/e h/m/n/v/n। अब बेटा बहुत ही सीधा सीधा एक्सप्रेशन हो जाता है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। लगभग आंसर 1800 के आसपास होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो मास का रेशियो 1800 के आसपास होता है, उसी तरह से वेलोसिटी का रेशियो आएगा। कर लोगे आप इसको। When the excited electron of hydrogen atom from n बराबर 5 drops to ground state, the maximum number of emission line is observed. इलेक्ट्रॉन 5 से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो कितने एमिशन लाइन छोड़ेगा। इसके सवाल हमने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे सिखाए थे। ये सवाल तो बहुत लल्लू है, लेकिन मजा क्या आता कि इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है तो कितने लीमन सीरीज की लाइन, कितने बामन सीरीज की लाइन, उसका अगर पूछता तो बेटा वो मैंने आपको ग्राफ बना करके पूरा बताया था। इलेक्ट्रॉन बेटा 5 से, ठीक है, 1 पे आ रहा है तो कैसे कैसे आ सकता है, मैंने पूरा बेटा ग्राफ बना करके सिखाया था आपको। ये लीमन वाली हैं, ये बाल्मर वाली हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ये पार्शन वाली हैं और ये ब्रैकेट वाली हैं। इन सब को अगर हम काउंट करेंगे 4 3 7 7 3 10, तो सर n बराबर 10 आएगा। देयर विल बी 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रम। बट अगर हमसे सिर्फ लीमन पूछता 4 हो जाते, सिर्फ बाल्मर पूछता 3 हो जाते, सिर्फ विजिबल रीजन पूछता 3 हो जाते बाल्मर वाले। ठीक है, हमसे अल्ट्रावायलेट पूछता सर 4 हो जाते, हमसे इंफ्रारेड पूछता सर 3 हो जाते। ये सवाल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, तो 10 इसका आंसर होगा।
10 बहाने करके ले गई दिल है ना, ठीक है। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करिए। ये सवाल देखिए आपके पूरे कंसेप्ट को देखिए उजागर कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, सर सोते हुए भी बता देंगे सही है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव अ नेगेटिव वैल्यू, सही बात है सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की नेगेटिव वैल्यू होती है। द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। अफबार रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2, नो नेवर नॉट। टोटल नंबर नोड्स होते हैं हमारे n-1, ये बात गलत है, ठीक है। तो क्रोमियम सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव नेगेटिव वैल्यू सही है। द ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, अफबार रूल यही कहता है। एंड डी हमारा बेटा गलत है। तो ए बी सी, सर जी ए बी सी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, क्या ही बात है। अगला सवाल वो भी देखिए इसी तरह का सवाल है, क्या बात है, मजेदार। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू 1 2 3, एकदम सही बात है। द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l फॉर अ गिवन n कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n, ये बात गलत है सर। l की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है, ये तो n तक ले जा रहा है, गलत बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml फॉर अ पर्टिकुलर l हैज 2l+1 वैल्यूज। m की जो टोटल वैल्यूज होंगी कितनी होंगी, 2l+1 होंगी, यस सर, ठीक है। प्लस हाफ माइनस हाफ आर टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन, सही बात है। फॉर l बराबर 5 देर आर टोटल 9 ऑर्बिटल्स, नहीं बेटा, अगर l 5 है तो टोटल 2l+1 ऑर्बिटल्स होंगी, 11 ऑर्बिटल्स होंगी, 11 ऑर्बिटल्स होंगी, ना कि 9 होंगी। सर ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो यहां पे बेटा क्या क्या चीज सही है सर, पहला सही है, सी सही है और डी सही है। तो ए सी डी हमें लगता है सर, ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। सर जी ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, हमसे कौन कौन चीज सही है। देखिए n अगर 3 है तो l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ये बात गलत है। l कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। n अगर 3 है, l 2 है, l अगर 2 है तो m, ये भी सही है सर। n 2 है, l 1 है, सही है सर, और ml+1 है, सही है। n अगर 2 है तो l 2 नहीं हो सकता है, l हमारा n से छोटा ही होना चाहिए, 0 to n-1। तो यहाँ पे बेटा b और c द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर 2, सर जी b और c हमारे सही हैं, ठीक है। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। द ऑर्बिटल हैज n बराबर 4 एंड m बराबर -3, देन द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन दिस ऑर्बिटल, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। अगर n 4 है तो l हमारा 3 ही होना चाहिए, ठीक है, l हमारा 3 होना चाहिए। और अगर l 3 है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड n-l-1 करेंगे सर, 0 आ जाएंगे, ठीक है सर। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड विल बी 0, ये चीज है। चलिए सर, अगले सवाल पे आते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हमसे पूछ रहा है क्या होगा। बेटा देखिए Fe हमारा होता है 3d6 4s2, ग्राउंड स्टेट पूछ रहा है 3d6 4s2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 4 होंगे। और इससे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन करेंगे तो 4 और 6 √24 हो जाएगा। √24 की वैल्यू 4.9 होती है, 4.9 को हम 49 × 10⁻⁻1 लिखेंगे, 4.9 को हम 49 × 10⁻⁻1 लिखेंगे। और हमें ये आंसर सर 10⁻⁻1 के टर्म में ही बताना है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा सर 49। सो 49 × 10⁻⁻1, हमें 49 × 10⁻⁻1 10⁻⁻1 के टर्म में आंसर बताना था, तो वो बेटा वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो इस तरह से सर जी हमारे यहाँ पर सारे के सारे जो सवाल थे जो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के थे, कुछ सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ में थोड़ा बहुत घूमे फिरे थे, एक आध सवाल गलत भी थे, तो वो सर हमने देखिए यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस की हुई है। और इसी के साथ हमारा
एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी सर देखिए लाइबिलिटी हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो जैसा मैंने बोला था आपको कि सर देखिए मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर मैं चाहूँगा आपके साथ रेडॉक्स को भी सर मैं शेयर करना, रेडॉक्स भी मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी सर देखिए मैं आपके साथ वन शॉट में शेयर करना चाहूँगा, और केमिकल काइनेटिक्स। तो इनके देखिए मैं वन शॉट आपके साथ डेफिनेटली अपना जो क्रैश कोर्स शुरू होगा उसके पहले मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट बिफोर गो मूविंग इनटू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और रेडॉक्स, मैं आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री में सर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो अब जो हमारे अगले वीडियोस होंगे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद, उसमें मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम पूरा बेटा जीरो से हीरो तक, पूरा सर जीरो से लेके हीरो तक सर मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, फॉर दिस अपकमिंग जेईई मेन एंड नीट एग्जाम, ठीक है। ये चीज़ थ्योरी तो देखिए सर कॉमन ही होती है, थ्योरी तो देखिए सर कॉमन होती है। थ्योरी जेईई मेन वाले, नीट वाले बच्चे सारे लोग बेटा सेम थ्योरी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो सर देखिए थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जो मेन मेन मुद्दे की बातें होती हैं वो देखिए सर देखिए सब में सेम ही होती हैं। तो मान लीजिए कि मोटा मोटा तौर पे सर 10 लेक्चर कह सकते हैं सर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में ले सकते हैं, और 10 लेक्चर सर हम लोग इक्विलिब्रियम और आयन इक्विलिब्रियम में ले सकते हैं, ठीक है। तो उतने से सर देखिए हमारा पूरा हो जाएगा। तो अगले 20 दिनों तक मैं आपको सर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा डेली सर देखिए 1 घंटे का आपके सामने वीडियो अपलोड करूंगा, और उस 1 घंटे में आपको यकीन मानिए सारी चीज़ें सर देखिए बेसिक से लेके आपको हीरो तक आपको मैं पहुंचा दूंगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो जो हमारे बच्चे थे प्रयास 1.0 के बच्चे थे, कहते सर आपने थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, नहीं बेटा देखिए हम अपने मन से तो नहीं अलग हुए थे, हम तो चाहते हैं कि आपको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं, क्योंकि आज दिन तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, तो अब कैसे करेंगे, मरते समय आपकी बददुआएं थोड़ी ना लेके जाएंगे, ये चीज़ है। तो वहाँ पे नहीं कर पाए तो यहाँ पे कर लेना है, कुछ लोगों को जैसा भी लगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सर क्या हमारी मन की इच्छा है वो चीज़ें, ठीक है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पूरा सर हम देखिए जीरो से लेके अबव लेवल तक पढ़ाएंगे हम, ठीक है, और आप लोग पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही एकदम मेन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे, और किसी भी बच्चे को ऐसा लगे कि सर आपने कोई चीज़ छोड़ दी, सब कुछ एकदम परफेक्टली पूरा कवर अप करेंगे। इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि किस तरह से किस चीज़ों को कराना चाहिए, और वो चीज़ें हैं, तो वही एक्सपीरियंस जो भी है वो आपके सामने पूरा एकदम रख देंगे, और उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए भाई, ऑर्गेनिक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को भी कंप्लीट करेंगे, और जो वादे किए उसको निभाएंगे, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह जाने से पहले देखिए पूरी मेहनत कर रहे हैं हम, खुद पीपीटी बना रहे हैं, खुद वीडियो एडिट कर रहे हैं, खुद, ठीक है, समझ रहे हैं, सारा के सारे वीडियो अपलोड करना हो तो सारा काम अपना है। और ये भी समझिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपको मुझे यहाँ पर बनाए रखना है, और आप मुझे बनाए यहाँ पे कैसे रखेंगे, जब आप मुझे पूरा मोटिवेट करें। और मुझे मोटिवेशन सिर्फ 2 ही चीज़ों से आता है, क्या, आपके कमेंट से। आपके कमेंट्स मिलते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, आप मुझे उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें गाइड करते, सर ऐसा करें वैसा करें, तभी सर देखिए दोस्ती हमारी हो जाती है। मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट मुझे चाहिए, मुझे एक लेवल पे सर देखिए पहुँचना है, ठीक है। वो मेरा अपना खुद का ईगो है चीज़ें, ठीक है। क्या ईगो है आपको पता चल जाएगा चीज़ें, लेकिन मेरा खुद का अपना ईगो है कि भाई कुछ चीज़ें एक लेवल तक जानी चाहिए, तो वो सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। और आपकी जो लाइफ में सपोर्ट है वो हम आपके साथ कर रहे हैं, आपके साथ पूरा एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, एडवांस हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, सब एग्ज़ाम में खड़े रह करके आपके साथ दूंगा, एक टांग पे खड़े रह करके पूरा पढ़ाऊँगा, रात रात भर पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग बहुत सपोर्ट करते भी हैं, बहुत प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि क्या बताएं ना। लगता है दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता यही है, वो ऑनेस्टली बोल रहे हैं। कोई भी बंदा इतनी देर तक एक्टिंग नहीं कर सकता है, जो होती है बेटा वो ऑनेस्टली चीज़ें, और सब जानते हैं कि मैं इसी तरह से हंसी मजाक से ही पढ़ाता हूँ मैं, तो वो चीज़ें हैं। तो बस ये चीज़ें आप हमको हमारी बस एनर्जी टॉनिक देते रहिए, कुछ नहीं, बस बोलो जुबा केसरी ही बस बोल दीजिए, बस बीजे के बोल दीजिए, बोलो जुबा केसरी, हम इसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चा हमको पढ़ रहा है, सुन रहा है, हमारी बात मान रहा है, बस ये चीज़ है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, दुआ सलाम। अच्छा, हमको एक बच्चे ने बोला कि सर ये बोलो जुबा केसरी की जगह बोलो जुबा केमिस्ट्री बोलिए, हमको लगा क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। तो हमारी जो दोस्त ने बोला सर बोलो जुबा केमिस्ट्री, आज से हम वही बोलो जुबा केमिस्ट्री ही फॉलो किया करेंगे,
ठीक है, हमने अपनी टैग लाइन भी सर बदल देंगे ना, ये चीज़ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल, मज़ा आ गया, मामला सेट है, बोलो जुबा केमिस्ट्री। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। चलिए सर।